नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और नए साल में आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है, तो एक बार फिर आप सबको वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आ चुके हैं प्रोग्राम में, विजय त्रिवेदी जी प्रोग्राम में आ चुके हैं, हमारे साथ हैं समीर चौगामकर जी, वो जगह पर इस वक्त खड़े हुए हैं प्रोफेसर संगीत रागी जी की। रागी जी भी आ चुके हैं। सर स्वागत है आपका। अब अपनी 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 जगह पे आ गए सब लोग। सर बहुत स्वागत है आपका। देखिए क्या चेहरा बता रहा है कि मतलब आनंद करके आ रहे हैं। चेहरे तो नेताओं के देखने लायक हैं इस वक्त। सीधी सी बात तो ये है, आज जो आपको कहानी बताएंगे सबसे पहले बंगाल की, फिर उत्तर प्रदेश की, फिर बिहार की, और उसके बाद फिर बहुत सी ऐसी आज अद्भुत अद्भुत कहानियां और बयान हैं जो सुनने लायक हैं, वो आप देखिएगा। बंगाल की कहानी चूंकि इस वक्त सबसे ज्यादा चरम पर चल रही है, सबसे ज्यादा सुर्खियों में वो है क्योंकि ममता बनर्जी ने काम ही ऐसा किया है। अब ममता बनर्जी चुनाव से पहले पूरी तरीके से केंद्र के साथ भिड़ चुकी है। टीएमसी के आईटी सेल हेड प्रतीक जैन के दफ्तर और घर पर ईडी की रेड के बाद ममता बनर्जी फ्रंट फुट ही नहीं, मैं तो कहता हूं वॉर फुट पर आकर केंद्र सरकार से बिल्कुल आर पार की लड़ाई के मूड में। और ये भी बता रहा है कि इस चुनाव में क्या कुछ खेला हो सकता है, क्या दूसरी ओर कहीं वो खतरा तो नहीं है, क्योंकि काम ऐसा हुआ है। ममता बनर्जी ने सबसे पहले तो आपने देखा कि जब ईडी की रेड थी, वो आईपैक के निदेशक हैं, उनके घर पर जाकर उनके घर पर रेड हो रही थी, मुख्यमंत्री वहां पहुंच जाती है डीजीपी को लेकर के। ईडी के अफसरों के सामने उनके घर से जो उनको ठीक लगा, हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, जो भी दस्तावेज, वो लेकर के वो बाहर आ गई। अब इसके बाद कल शाम को उन्होंने मार्च निकाला, ये देख रहे हैं 5 किलोमीटर लंबा मार्च जो है वो उन्होंने निकाला है। मेरी नज़र में, अब मैं क्योंकि नहीं था 2 दिन पिछले, आप लोगों ने चर्चा की होगी उसकी, तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल है, एक संवैधानिक सवाल है कि एक केंद्रीय जांच एजेंसी जहां वो कार्रवाई कर रही है, क्या एक चुनी हुई मुख्यमंत्री वहां जाकर उसको काउंटरमैंड कर दे, रोक दे, दखल दे, वहां से सामान उठाकर के लिए आए? कोई आम आदमी करने का सोचे भी तो क्या हालत उसकी कर दी जाए। और बीजेपी ने तो मांग की है कि ममता बनर्जी के खिलाफ, ईडी ने तो केस किया है, इनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, ऐसा बहुत से लोग कह रहे हैं, क्योंकि ये सरासर एक सरकारी काम में दखल अंदाजी थी। लेकिन ममता बनर्जी का रुख इंटरेस्टिंग है, वो उनका बचाव भी है और उनका पलटवार भी है। ममता बनर्जी ने बकौल टीएमसी चेयरमैन 2 एफआईआर ईडी के ऊपर करवाई हैं और उन्होंने बयान भी दिया, आपको दिखाऊंगा, क्योंकि यही सवाल था ना, क्यों कोई चीफ मिनिस्टर ऐसा करेगी। तो उन्होंने कहा मैंने चीफ मिनिस्टर के तौर पर नहीं किया यह काम, मैंने ये काम टीएमसी के चीफ के नाते किया है। क्यों? क्योंकि ये उस संस्था के एक ठिकाने पर जाकर के रेड कर रहे थे जो चुनाव के काम में हमारे साथ लगी हुई है। हमारी गोपनीय चीजें, हमारी चुनाव की रणनीति, हमारा बहुत सारा डेटा वो वहां पर था, और ये एक किस्म से चुनाव चोरी करने का प्रयास था ईडी के मार्फत बीजेपी का। ये उनका मोटा मोटा आरोप है। अब इसमें उनके इस तर्क में कितना दम है, इसकी बात हम कर लेंगे। एक बहुत बड़ी बात उन्होंने और कह दी, उन्होंने कहा जब जब मुझे दबाने की कोशिश हुई है मेरा पुनर्जन्म हो गया है। मतलब ये बीजेपी, उन्होंने कहा बीजेपी वाले बात जानते नहीं है, इतना आसान नहीं है ममता बनर्जी को हटाने की बात करना या ममता बनर्जी को शिकस्त देना। जितना दबाओगे मैं पुनर्जन्म लेकर के और ताकत के साथ आऊंगी। लेकिन पहले आप देखिए कल ये जो उन्होंने आईपैक के निदेशक के घर पर जाकर के खुद ईडी की कार्रवाई रोक करके वहां से सामान वो लेकर के निकली, इसके जवाब में वो क्या कह रही है। আমি কাল যা করেছি অ্যাজ এ অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান করেছি, এবং যা করেছি আমি কোনো অন্যায় করিনি। তুমি আমায় খুন করতে এসছো, আমার আত্মরক্ষা করার অধিকার আছে। চোরের মতো কেন এসছো? তুমি চুরি করে সব মানুষের এসআইআর এর ডাটা তুলে নিয়ে যাচ্ছিলে। তুমি আমার বিএলএ 1 এর ঠিকানা, বিএলএ 2 ঠিকানা, সাধারণ মানুষের দরখাস্ত, তুমি সমস্ত ডেটা আমার অফিস থেকে চুরি করছিলে, যে অফিস আইপ্যাক কে আমরা অথরাইজ করেছি। বাকি কিছু রেখেছো? ভুলে গেছে বিজেপির এই কান কাটার দলগুলো। নরেন্দ্র মোদীর সাথেও এরা একদিন কাজ করেছে। 14তে যখন পিএম হয়েছিল আইপ্যাক কাজ করেছিল নরেন্দ্র। লজ্জা করে না? কান কাটা, দোকান কাটার দল, জুমলা পার্টি, ঝামেলার পার্टी। अच्छा, उन्होंने ये भी याद दिला दिया कि ये तो वही आईपैक है प्रशांत किशोर की जिन्होंने 2014 से पहले काम किया है नरेंद्र मोदी के साथ। तो उसी एजेंसी के, अब वो एजेंसी मेरे साथ आ गई, तो अब आप मेरा, उन्होंने कहा डाका डालने वाले थे।
चोरी करने वाले थे। मेरे बीएलए जो है उनकी लोकेशन, उनके नाम, वो सारा डेटा तुम चोरी करना चाहते थे। बीजेपी का इस पर आप रिएक्शन देखिए। बीजेपी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वैसे, लेकिन आपको फिर छोटा सा सुना देता हूं बयान। रविशंकर प्रसाद जी ने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो ममता बनर्जी ने किया भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जो हुआ वो आज तक नहीं हुआ कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसकर जहां मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई चल रही है ईडी के द्वारा, वहां चली जाए, ईडी के लोगों को धमकाए और पेपर स्नैच कर कर वॉकआउट कर जाए। प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म जिसके यहां करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत आई थी कोल स्कैम में। अब ये कोल स्कैम वाली बात थोड़ी देर में, लेकिन जो बात कही ममता बनर्जी ने कि सब डेटा चुराने के लिए किया था और मैंने टीएमसी की चीफ के नाते वो काम किया, मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं। त्रिपाठी जी नहीं, टीएमसी चीफ के नाते भी किया तो उनके खिलाफ ईडी को एफआईआर फाइल करनी चाहिए, अदालत से फाइल कराना चाहिए और उनके खिलाफ मामला दर्ज करना चाहिए। क्योंकि टीएमसी चीफ के नाते वो ये सवाल पूछ सकती हैं, प्रेस वार्ता करके बता सकती हैं कि क्या क्या गड़बड़ हुई। लेकिन ईडी कहीं जांच कर रही हो या कोई भी एजेंसी कहीं जांच कर रही हो, मान लीजिए उनकी पुलिस ही कर रही होती है और इस तरह से कागज छीन कर लेकर चली जाए, तो ये तो एकदम संविधान, लोकतंत्र, संघीय ढांचे सबके खिलाफ है। और कल चूंकि शाम को मैं कुछ चीज़ों में रहा तो शाम को एक मित्र का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि देखो अदालत में जो कुछ हुआ जरा इसको भी देख लीजिए। तो आज मैंने देखा कि सारे अखबारों के पहले पन्ने पर वही है कि बंगाल में कलकत्ता उच्च न्यायालय जब सुनता है तो कहता है कि शोर ज्यादा हो रहा है इसलिए हम इसको बाद में सुने। 14 के लिए कर दिया, 14 के लिए कर दिया। क्या स्थिति हो गई भाई पश्चिम बंगाल में? क्या सचमुच जो ममता बनर्जी का शासन है उसमें यह स्थिति हो गई कि न्यायालय सुनवाई तक नहीं कर पा रहे हैं? और मुझे तो लगता है कि ममता जी को थोड़ा स्क्रिप्ट ठीक करनी चाहिए। सलाहकारों ने बताया, उन्होंने कहा कि मेरे BLA 1, BLA 2 सबका नाम पता। अरे भाई थोड़ा तो कम से कम सोच के बोलिए। सभी के जो BLA हैं उनकी पूरी सूची सबके पास होती है। मतलब भाजपा का जो बूथ लेवल एजेंट है उसका नाम कांग्रेस वाले को भी पता होगा, कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट का नाम दूसरे को भी पता होगा। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। और फिर आप तो ये भी कहते हैं कि चुनाव आयोग पूरी तरह से सब भारतीय जनता पार्टी के ही साथ काम करता है, तो फिर तो वो सब वैसे भी जानकारी को। ये कुल मिला के कोई बहुत गंभीर मसला है और हम लोग लगातार इसकी बात कर रहे हैं कि क्या हवाला के जरिए पश्चिम बंगाल के चुनाव में कुछ ऐसा हो रहा था जिसको लेकर ममता बनर्जी को लगा। और मैं तो कहता अभी भाई सुनसान सड़क हो, अंधेरा हो, अचानक आदमी हनुमान चालीसा गाने लगे जी। तो भक्ति में नहीं गाता है वो, उसको जब डर लगता है तब वो भूत पिशाच निकट नहीं हो। तो ये ममता बनर्जी का एक्ट ही डर वाला है, ये भक्ति वाला नहीं है। अच्छा, इसको समझिए। बासवारी बात करते हैं आपने, क्योंकि लेकिन वो कहा कि ईडी हवाला का कुछ मामला इसके अंदर था। बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि इसके अंदर जो है ईडी जांच जो है वो तो कोयला घोटाले की जांच के जरिए के लिए वहां गई थी। तो मेरे मन में भी ये सवाल आया, आईपैक का एक चुनावी कंसल्टेंसी फर्म का बंगाल के कोयला स्कैम से क्या नाता? तो क्या कनेक्शन क्या है? ईडी क्या जांच करने गई थी? आईपैक तो वो तो बात सही है, वो तो चुनावी स्ट्रैटेजी का काम करती है। तो उसमें खबर यह है कि ईडी को ऐसे प्रमाण मिले हैं कि 20 करोड़ रुपया जो कोयला स्कैम से निकला वो हवाला के जरिए गोवा पहुंचा। गोवा के इलेक्शन में आईपैक काम कर रही थी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के लिए। टीएमसी गोवा में चुनाव लड़ चुकी है और वो पैसा वहां पर इस्तेमाल हुआ। ये बातें सामने आई और वो इसकी जांच करने के लिए ईडी गई थी। तो वो एक्चुअली वो कह रही है कि हम तो वो 20 करोड़ रुपया जो कोयला स्कैम से निकला उसकी ट्रेल पकड़ के पहुंचे आईपैक के पास। उसमें बहुत काफी कुछ डेटा है कि वो कैसे जो है वो एक सिंडिकेट चल रहा था उस कोल स्कैम का, और उसके एक अकाउंटेंट के व्हाट्सएप चैट से डिजिटल चीजें पता चली। एक आर कांतिलाल नाम का हवाला फर्म का जिक्र मिला जिससे 20 करोड़ रुपया जो है वो गोवा भेजा गया। गोवा में बिचौलियों से होते वो अक्षय कुमार नाम के आदमी तक पहुंचा और अक्षय ने यह माना कि वो हर्ड्स एंड पिक्सल्स इस फर्म के साथ जुड़ा है जो चुनाव में आईपैक के लिए काम कर रही थी। तो ये ट्रेल है कोल स्कैम, इलेक्शन, आईपैक और आईपैक के निदेशक का घर।
और ममता जी कह रही हैं कि मैं ये इस बार के बंगाल इलेक्शन को चोरी करने के लिए किया जा रहा था। अब सर आप बताइए। देखिए, पहले तो ममता जी की उस बात पर मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूँ। ममता जी ने कहा कि वो टीएमसी की चेयरपर्सन के तौर पर वो गई जी, हो सकता गई हो, लेकिन वो ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर तो रहेंगी, टीएमसी की चेयरपर्सन रही हो। उसको छोड़ भी दें तो पुलिस कमिश्नर साहब क्यों गए? कल डीजीपी सर, डीजीपी साथ में थे तो वो क्यों गए थे उनके साथ? बिल्कुल ठीक। टीएमसी के चेयरपर्सन के तौर पे क्या कोई डीजीपी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के साथ कोई जाता है? उनकी जरूरत क्यों पड़ी? और दूसरी बात, ईडी गड़बड़ कर रही होगी, सही कर रही होगी, वो उस पर बहुत सारे सवाल हमेशा रहते हैं। मैं उस पर उनके आरोप को गलत नहीं कह रहा, मतलब गलत सही कुछ भी नहीं कह रहा, लेकिन क्या एक मुख्यमंत्री को, एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को किसी सरकारी एजेंसी की जांच में ऐसे दखल देना चाहिए? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। फिर ममता जी को बताना चाहिए था कि वो जो फाइल और हार्ड डिस्क और लैपटॉप और मोबाइल लेकर आई उसमें क्या है, ऐसा क्या है। बीएलए का तो खैर कोई मतलब ही नहीं होता, बीएलए की लिस्ट तो सबके पास होती है, और बीएलए की लिस्ट से क्या फर्क पड़ रहा होता है? कोई फर्क नहीं होता। ये पक्ष हैं जिस पर ममता बनर्जी को जवाब देना चाहिए, और ईडी वहां पर कोर्ट में चली गई, तब ईडी का मामला जब आएगा। उन्होंने किया ये कि एक्शनेबल ऑफेंस है, मेरे ख्याल से ऑफेंस दर्ज ऑफेंस दर्ज होना चाहिए उनके खिलाफ। लेकिन वो जो लड़ाई लड़ रही है वो भी एक है कि भाई क्यों ईडी ऐसे समय पर आईपैक के या किसी दफ्तर पर पहुंच रही है जब इलेक्शन के आप उस जगह पर पहुंच गए हो। सर ये तो कोई तय नहीं कर सकता ये कोई एजेंसी कब काम करेगी और कब नहीं करेगी। सवाल तो कर सकता है ना, ठीक, सवाल तय नहीं कर सकता, सवाल तो कर सकता है कि हमेशा ईडी उन राज्यों में उन विपक्षी पार्टियों के घरों तक पहुंचती है या दफ्तर तक पहुंचती है जहां इलेक्शन बहुत नजदीक हो गया हो। तो यह आरोप को भी आप खारिज नहीं कर सकते कि वो क्या है, तो उसका जवाब भी ईडी को देना होगा। अब गोवा के साथ है आईपैक का, और उन्होंने कहा कि आईपैक नहीं है, वो आईटी सेल के हेड भी हैं प्रतीक जैन, तो मतलब सीधा सीधा से उन्होंने अपनी पार्टी के साथ उसको जोड़ दिया है। तो ये पॉलिटिकल आरोप है। अब सुप्रीम कोर्ट में यदि वो जा रहे हैं ईडी तो उसकी बात है, और वैसे ईडी तो बहुत अच्छी एजेंसी है, 1% कन्विक्शन रेट है उनका, तो इसलिए तुरंत ही पकड़ में आ जाएंगे ममता जी ने। लेकिन एक और बड़ा मैं तो कहूंगा खतरनाक सा शिकूफा छोड़ दिया, खतरनाक कहिए मजेदार कहिए, देखने का नजरिया है। उन्होंने कहा मेरे पास एक पेन ड्राइव है, लहराई नहीं उन्होंने, कहा मेरे पास एक पेन ड्राइव है, अपने पद की गरिमा को देखते हुए मैं खामोश हूं, जिस दिन जारी कर दी देश में तहलका मच जाएगा। অধিকারীর কাছে আর শুভেন্দু অধিকারীর থ্রুতে টাকা যায় অমিত স্যার কাছে, যে আমি চেয়ারে আছি বলে না ওই পেন ড্রাইভ গুলো বাইরে বের করে দিন। শুভেন্দু অধিকারীর কাছে আর শুভেন্দু অধিকারীর থ্রুতে টাকা যায় অমিত স্যার কাছে, যে আমি চেয়ারে আছি বলে না ওই পেন ড্রাইভ গুলো বাইরে বের করে দিন। अब सर धमकी सेंधमारी सब कुछ चल रहा है बंगाल के चुनाव में। देखिए, इतना कुछ हो जाने के बाद तो कायदे से तो यदि उनके पास वाकई सबूत होता तो वो पेन ड्राइव जारी करने में जरा सा भी देर नहीं करती। उनको लिहाज नाम की कोई चीज़ है नहीं। ममता बनर्जी से कोई आदमी कहे कि वो मर्यादित आचरण करें, ममता बनर्जी से वो ये उम्मीद करें कि वो अपने विपक्षियों को छोड़ देंगी, तो ये तो मतलब जैसे कुछ ज़्यादती हो जाएगी, ये ज़्यादा समझना होगा। दूसरी बात, मुझे थोड़ा सा चिंता इस बात की हुई कि कलकत्ता हाईकोर्ट कल 1 मिनट समय लगता था जब कलकत्ता हाईकोर्ट अपने पुलिस को आदेश देती और वहाँ पर पुलिस कमिश्नर को बोलती कि यहाँ से आप भीड़ हटा करके ले जाइए और हम सुनवाई करना चाहते हैं। कोर्ट तो एकांत कमरे में भी कर सकती थी, लेकिन ये कह देना कि हम अभी सुनवाई नहीं करेंगे, ये थोड़ा पचता नहीं है, क्योंकि शोर बहुत है। हाँ, क्योंकि शोर बहुत है। नहीं, इतना नहीं, उन्होंने कहा जज साहब ने ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया। देखिए सर, जज साहब में भी हो सकती है, देखिए ना, जज साहब चाहे कोर्ट हाई कोर्ट के प्रेमाइस के अंदर जज चाहे कि वो तो तुरंत अरेस्ट का भी वारंट तुरंत इशू कर सकता था, और जितने लोग शरारती गुंडे की तरह व्यवहार कर रहे थे उन सबको पकड़ करके कोई भी होगा, वकील भी हो, उनको अधिकार थोड़े है, ठीक है, वकील भी हो, लेकिन उनको अधिकार शोर करने का अधिकार नहीं है, तर्क करने के लिए वहां जा सकते हैं। चिंताजनक बात है, बिल्कुल चिंताजनक है। मैं ये बार बार कह रहा हूं कि ये बहुत घनघोर चिंताजनक बात है कलकत्ता हाई कोर्ट का ये रवैया। सर क्योंकि और बहुत सी खबरें हैं, लेकिन जो बात उन्होंने त्रिपाठी जी ने कहीं इस सब चीजों में कहीं कोई ममता बनर्जी का डर या बंगाल के चुनाव की हवा की जोर बह रही है, क्या इसका कोई इशारा है?
सुनील जी। निश्चित रूप से डर तो ममता बनर्जी का दिख रहा है, उनको जिस तरीके से व्यवहार हो रहा है, जिस तरीके से वो बयान दे रही हो, जिस तरीके से अमित शाह जी के 3 दिन का जो दौरा हुआ था 30-31 दिसंबर को, उसके बाद वो जिस तरीके से शकुनी का जिक्र कर रही, दुर्योधन दुशासन का जिक्र कर रही थी, जिस तरीके से आरोप लगा रही थी। लेकिन कल इतनी बड़ी घटना घट गई, जज साहब सुनवाई नहीं कर पाई वहां पर। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को इसको सदा संज्ञान लेना चाहिए। कई मामलों का तो सुप्रीम कोर्ट सदा संज्ञान लेता है, इसका तत्काल लेकर सुप्रीम कोर्ट को आज दिल्ली में इसकी सुनवाई करनी चाहिए थी। स्पेशल आज शनिवार है कि भाई ये बहुत एक अभूतपूर्व मामला, जो रविशंकर प्रसाद जी ने कहा कि भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, एक अभूतपूर्व मामला है कि एक मुख्यमंत्री एक संस्था के कार्य में बाधा डालने पहुंच जाती है, उनको धमकाती है वहां पर। हालांकि ईडी ने भी एफआईआर दर्ज कराई है, ममता बनर्जी ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी ईडी से कि क्या हुआ, उसकी विस्तृत रिपोर्ट भेजी जाए। मुझे लग रहा है कि ईडी ने सिर्फ एफआईआर दर्ज कराई है, सुप्रीम कोर्ट को इसको लेकर सोमवार को सुनवाई करनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल मामला नहीं है। ममता बनर्जी ने जो तरीके से एक व्यवहार किया है, सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दे, गृह मंत्रालय इसमें दखल दे, और मुझे लग रहा है कि वो स्थिति आ गई है कि राज्य सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और वहां चुनाव करवा जाए। क्योंकि ममता बनर्जी के शासन में अगर चुनाव होंगे तो ममता बनर्जी ने बता दिया है कि वो चुनाव जीतने के लिए किस हद तक जा सकती है। राष्ट्रपति शासन लगाने का फायदा किसको होगा? नहीं, मुझे लगता है चुनाव निष्पक्ष होंगे। जिस तरीके से टीएमसी के गुंडे वहां पर धमकाते हैं, कम से कम वहां पर अर्धसैनिक बल रहेंगे, तो वहां चुनाव निष्पक्ष होंगे। ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री रहते हैं, वहां निष्पक्ष चुनाव होने की संभावना बहुत कम है। वैसे इसकी आपने जो बात कही है, इसकी चर्चा हो रही है। नहीं, क्या ये अब ये कृत्य ऐसा है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए? मैं तो शुरू से ये बात कर रहा हूं कि ममता बनर्जी के राज में निष्पक्ष चुनाव असंभव है। आप राष्ट्रपति शासन की छोड़िए, आप गिरफ्तारी भी नहीं कर सकती। मैं आपको चैलेंज करता हूं। ममता जी को सीधी सिंपैथी मिलेगी। उल्टा वो चाहेंगे कि हो जाए, आप कर लीजिए, गिरफ्तार कर लीजिए। अगली खबर आपको बताता हूं, देखिए इंपॉर्टेंट खबर है। देश में जो दूसरा मतलब चुनावी मैं कहूंगा झगड़ा चल रहा है, वो एसआईआर है। और एसआईआर में बंगाल हो चुका, बिहार में हो चुका। सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में पहले एक आंकड़ा आया था कि कितने वोट करोड़ वोट कटे सर, 2.89 करोड़ वोट जो है वो तो कट ही चुका है। वो मृत, डुप्लीकेट, फलाना सब वो सब वोट था वो। उसके अलावा अब एक नया डेटा आया है, ये आप सुनिए, फिर मैं आपको नेताओं की बात सुनाता हूं। अब उन 2,89,00,000 मतदाता जो कट गए, 15.5 करोड़ मतदाताओं में से, 15 करोड़ मतदाताओं में से वो तो गए, उनके अलावा कौन कौन और कितने डाउटफुल हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। 1,93,00,000 मतदाता ऐसे चिन्हित किए गए हैं जो कि लॉजिकल एरर, तार्किक त्रुटि के अंदर आते हैं। ये चुनाव आयोग के सॉफ्टवेयर ने इनको ढूंढा है, और ये 1.93 करोड़ हैं। ये उन 1,04,00,000 मतदाताओं से अलग हैं जिनके रिकॉर्ड 2003 की मतदाता सूची में नहीं मिले। तो वो तो डाउटफुल है ही। वो तो 2.89 प्लस 1 करोड़, लगभग 4 करोड़ ये, और ये 1.93 ये और जोड़ लीजिए लॉजिकल वाला, तो ये 6 करोड़। इसमें से 3 करोड़ कट चुका और ये 3 करोड़ डाउटफुल में आ गए हैं। अब डाउटफुल आप कहेंगे किस बात के, लॉजिकल एरर क्या, सॉफ्टवेयर ने क्या पकड़ा? तो उस आज अखबार में एक उदाहरण के साथ खबर छपी थी। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन अर्थशास्त्री जो थे, बंगाल के एसआईआर में उनको भी नोटिस गया। उनको नोटिस क्यों गया? क्योंकि उनकी और उनकी माताजी की उम्र में 15 वर्ष का या उससे कम का अंतर था। तो ये सॉफ्टवेयर ने लॉजिकल एरर निकाला कि माँ बेटे की एज में 15 वर्ष, सिर्फ 15 वर्ष या उससे कम का अंतर कैसे हो सकता है। तो ये तो हुई एक श्रेणी। दूसरी श्रेणी जिसमें पिता का नाम रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहा, अब वो स्पेलिंग एरर या कुछ भी हो सकता है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें ढूंढ रहा है सॉफ्टवेयर ये। तीसरी श्रेणी में ऐसे हैं कि एक परिवार में 6 लोगों ने अपने पिता का नाम एक बताया, 6 बेटे, वो भी बेटे, कि एक परिवार में 6 बेटे हैं, तो ये संख्या बहुत बड़ी मिली। तो वो भी लॉजिकली जो है नहीं लग रहा कि भाई ऐसे इतने सारे परिवार कैसे हो सकते हैं, उनको भी जाएगा। फिर ऐसे ही एक दादा में और पोता पोती में 50 साल से कम का अंतर अगर है तो वो भी लॉजिकल एरर है। और 5वीं श्रेणी वो है जो इस वक्त 45 साल के हैं और उनका 2003 की मतदाता सूची में उनके माता पिता का नाम है लेकिन इनका नहीं है। तो एसआईआर की प्रक्रिया के हिसाब से जो नॉर्म्स हैं वो तो वैलिड माना जाना चाहिए इनको, लेकिन ये एज जो चुनी गई है 45 प्लस, इसका मतलब कि ऐसे लोगों का वोट कब बना, क्योंकि 2003 में तो नहीं बना था, उसके बाद कब बना, या ये अब की बार फर्स्ट टाइम वोटर बन रहे हैं अगर, तो इन्होंने 45 साल तक, 18 से और 45 साल के बीच में कभी वोट क्यों नहीं डाला। ये सारे लॉजिकली
एनॉमलीज जो हैं वो मिल रही हैं। अब क्या अभी और करोड़ों वोट उत्तर प्रदेश में कटेंगे समीर जी, इसका मतलब 18% तो कट ही चुके Already कट ऑलरेडी कट चुके हैं। और मुझे लग रहा है जो योगी आदित्यनाथ ने जिक्र किया था जिस चीज का कि 6 करोड़ वोटर कटने की संभावना है, मुझे लग रहा है कि उसी तरफ संदेश जा रहा है। और मुझे लगता है यह सभी पार्टियों के लिए चिंता की बात है। यह सिर्फ समाजवादी पार्टी या विपक्ष नहीं, भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा चिंतित है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने बूथ एजेंट और संगठन को कहा है कि हर बूथ पे कम से कम 200 वोटर आप आइडेंटिफाइड कीजिए और जोड़िए, और शहरों में, बड़े शहरों में, लखनऊ में सबसे ज्यादा वोट कट रहे हैं, तो बड़े शहरों में भी अगर वोट कट रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर का आधार रहा है, तो चिंता होना स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी को। और इस बार चुनाव एआई का इस्तेमाल कर रहा है इन सारी सिस्टम के लिए, एडवांस एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सबसे हो रहा रहा है है, जिससे ये पूरा पता पड़ रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इतने ज्यादा मतलब इस तरीके से वोट जुड़े थे, अच्छा एक बार सफाई होगी, लेकिन चिंता सभी दलों के लिए इस बार। एक बार अखिलेश जी का इस पर बयान, क्योंकि पहले उन्होंने कहा था पीडीए प्रहरी सावधान, वोट बनवाएं और इसको अपनी नागरिकता का प्रमाण माने कि वोट कट गया तो समझ लो तुम्हारी नागरिकता छीनने की साजिश हो रही है, फिर सब कुछ चला जाएगा जो तुम्हारे पास है। अब उन्होंने क्या कहा है सुनिए। चुनाव आयोग के माध्यम से और भारत सरकार की एक्सरसाइज के बाद जो डिफरेंस नजर आ रहा है, वो डिफरेंस इतना नजर आ रहा है कि लग रहा है कि कोई ना कोई साजिश षड्यंत्र चल रहा है। वोट पीडीए समाज का काटने का और अपना वोट बढ़ाने का। जब एक प्रतिष्ठित अखबार में ये बात आई कि सरकार ने ये निर्देश दिए हैं कि हर बूथ पर 200 वोट बढ़ाए जाएं, तो शक और गहरा हो जाता है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि एक दल ये कहे कि वोट बढ़ाया जाएगा 200, और सुनने में आ रहा है अलग अलग जिले में अधिकारी भेजे जा रहे हैं। अगर अधिकारी भेजे जा रहे हैं तो उसकी सूची कहां है? ये जो अखिलेश जी ने कहा, मैं चलिए इसी में बस एक बार आपको और बता दूं, जैसे उन्होंने खुद ही बता दिया बीजेपी ने तो ड्राइव चलाई, हर बूथ पर 200 वोट जुड़ाओ। ऐसे ही वो अपने लोगों को आगाह कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के वोट बनवाइए, पीडीए के वोट बनवाइए। तो ये तो सपा और बीजेपी कर रही है, मतलब ये दिख रहे हैं चौकन्ना। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है सर? वो पैसा वसूल खबर, पैसा वसूल खबर रह गई थी, बस वो बता दीजिए। पैसा वसूल खबर भगवान आपका इंतजार कर रहे थे हम कि आप पैसा वसूल खबर कोई बताए। कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एसआईआर की निगरानी के लिए जिला स्तर पर समितियां बना दी, समितियां बना दी। समितियों में वरिष्ठ नेता रखे गए, उसमें कोई एक्स एमएलए है, कोई एक्स एमपी है, तो कोई एक्स कुछ है, प्रदेश अध्यक्ष भी है, जाने कौन कौन। इसके भाई छोटा आदमी नहीं होता ना, एक जिले में कितने एमएलए बनाए होंगे कभी, और पिछले 20 साल में या 30 साल में कांग्रेस ने, या एमपी कितने आए होंगे, तो कोई नाम की मिस्टेक हो नहीं सकती। लेकिन कौन है वो लोग? वो लोग वो हैं जो अब कांग्रेस में काम ही नहीं करते, कांग्रेस छोड़ चुके, है ही नहीं। एक वो है जो मृत है नहीं, अब जो है ही नहीं। एक ऐसे हैं जो इतने बीमार हैं कि अपने जिले में रहते ही नहीं, लखनऊ में रहते हैं, और बाकायदा प्रदेश अध्यक्ष अजय राय थोड़े दिन पहले उनका हालचाल लेने गए और उनसे कहा गया कि साहब आप जाकर के जिले की निगरानी कीजिएगा, एसआईआर की निगरानी कीजिएगा। अब इसमें बहुत सारे नाम मेरे पास है, वो मैं आपको बता देता, लेकिन ये हाल कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये जो निगरानी समिति जिसने बनाई उसकी निगरानी कौन कर रहा है? देखिए, कुल मिला के ये है कि राहुल जी जो वोट चोरी कहते हैं वो यही है भाई। इसका मतलब आप समझिए कि प्रतीकात्मक निगरानी समिति बनाने के लिए भी कांग्रेस के पास ढंग के 10 नाम एक जिले में नहीं हैं। वो जो कभी बड़े नेता रहे वही याद है, नए लोग जुड़ ही नहीं रहे हैं। जिस जेनजी की बात, जिस नौजवान की बात करते हैं वो कांग्रेस के पास है ही नहीं। अब अगर ये स्थिति है और इस स्थिति में कांग्रेस को लगता है कि वो कोई चमत्कार यूपी में कर ले जाएंगे, तो फिर तो मतलब बस वही है कि कुछ कोई अलादीन का चिराग आ जाए, वरना तो वही है जो बेचारे ऊपर चले गया, आजीवन कांग्रेसी रहे, ऊपर चले गए तो भी उनसे कहा जा रहा है काम करो। अब इंदिरा जी के समय तक किया, कितना काम करें वो? तो मुझे लगता है जरा कांग्रेस के लिए बड़ी चिंता का विषय है, आत्ममंथन का विषय है। जी, एक उनकी बात हर्ष जी की सही भी हो कि भाई इतने जैन जी के लोग नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए तो निगरानी समिति बनानी चाहिए जिन्होंने ये निगरानी समिति बनाई है। हाँ, नहीं, कि भाई वो नाम कहां से लिए हैं? इसमें जो सफाई आई है वो भी बता दूं मैं आपको। प्रवक्ता उत्तर प्रदेश कांग्रेस, उन्होंने ये कहा है कि हमने सूची जारी होने के थोड़ी देर बाद ही गलती का संज्ञान ले लिया था और नाम भेजने वाले स्थानीय नेताओं ने माना कि उनसे मानवीय त्रुटि हो गई।
ये साहब अब जीवित हमेशा नहीं, नीचे आपको पता वाला, नहीं। हाँ नीचे। हमेशा नीचे अच्छा, वाले को नीचे पता। वाले को नहीं पता कि वो जीवित नहीं है, ग्राउंड वाले को ऊपर नहीं वाले को पता है। एक मतलब वैसी बात मैं बता दूं, हमारे शहर प्रयागराज में आज भी सारे कांग्रेसी उस नेता के घर में जाते हैं जो भाजपा के विधायक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं जो आज से 3 दिन के दौरे पर गुजरात जा रहे हैं और सोमनाथ मंदिर के गौरवशाली इतिहास के 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में एक स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। यह स्वाभिमान पर्व पूरे 1 साल तक मनाया जाता रहेगा और प्रधानमंत्री आज शाम को सोमनाथ पहुंचेंगे, जहां वो ओंकार मंत्र के सामूहिक जाप में हिस्सा भी लेंगे। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का मुख्य कार्यक्रम कल यानी 11 जनवरी को होगा, जब प्रधानमंत्री मोदी सुबह सुबह सोमनाथ महादेव का दर्शन करेंगे। बाबा सोमनाथ का जलाभिषेक, ध्वजा पूजा और सोमेश्वर महापूजा ये भी होगी और इसमें प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। ये तो एक बात हुई, लेकिन इससे ये तो खबर है, इससे जुड़ा मैं आपको एक बयान सुना रहा हूं। वो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल साहब का। डोभाल साहब ने उन्होंने किसी इस सोमनाथ के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहा, ना उन्होंने कोई नाम लिया। उन्होंने युवाओं से कार्यक्रम में बात करते हुए ये कहा कि आपको अपने इतिहास का पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी विरासत कितनी वैभवशाली है, ये उन्होंने कहा। और फिर उसके बाद उन्होंने बात कही जो सोमनाथ से जुड़ती है, क्योंकि सोमनाथ पर कितनी बार हमला हुआ, गजनवी ने किया सर, क्या 17 बार किया, 27 बार, 18-19 बार, 19 बार हुआ। तो उन्होंने कहा कि हमने किसी का मंदिर नहीं तोड़ा, हम दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से हैं, हमने किसी का पूजा स्थल खराब नहीं किया, तोड़ा नहीं, ना हमारी कोई ऐसी अभिलाषा कभी रही, ना कभी आगे जाकर के होगी, लेकिन दुनिया ने यह काम किया। सुनिए। हमारे गांव जले, हमारी सिविलाइजेशन को समाप्त किया गया, हमारे मंदिरों को लूटा गया और हम एक मूक दर्शक की तरह असहाय होकर इसको देखते रहे। यह इतिहास हमें एक चुनौती देता है कि ये उस भारत का आज हर युवक के अंदर वो आग होनी चाहिए कि मैं, प्रतिशोध शब्द अच्छा तो नहीं है, लेकिन प्रतिशोध भी अपने में एक बड़ी भारी शक्ति होती है। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। हमने इस देश को फिर वहां पहुंचाना है जहां पर हम अपने हक, अपने विचार और अपनी आस्थाओं के आधार पर एक महान भारत का निर्माण कर सकें। हमारी एक बड़ी विकसित सभ्यता थी, हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हमने कहीं जाकर लूटा नहीं, हमने किसी बाहर के लोगों के ऊपर आक्रमण नहीं किया, जबकि सारी दुनिया बहुत पिछड़ी थी। परंतु क्योंकि हम अपनी सुरक्षा और हम अपने आप को समझ नहीं पाए कि हम को क्या खतरे हैं, हम उनके प्रति उदासीन रहे, तो हमें इतिहास ने एक सबक सिखाया। इतिहास ने हमें सबक सिखाया, हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हम पर आक्रांता आए, ये सारी बातें तो हैं, सभी जानते हैं। और वो बात वो इतिहास का गौरव, क्योंकि वो यंग लीडर्स फोरम में बोल रहे थे तो वो महसूस कराना चाहते हैं, सब तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो बात उन्होंने कही कि इतिहास का प्रतिशोध भी लेना, ये विचार भी मन में होना चाहिए, ये बात सर कैसे, इतिहास का प्रतिशोध कैसे लिया जाएगा और किससे लिया जाएगा? देखिए, प्रतिशोध से मतलब उनका ये है कि जो जो चीज़ें हमारे इतिहास में आक्रांताओं ने ख़त्म किया, बर्बाद किया, कम से कम सिविलाइजेशन के नाते ये हमारा धर्म बनता था, राजनीतिक पार्टियों का धर्म बनता था, स्वतंत्रता के पश्चात कम से कम ये धर्म बनता था, रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट का ये धर्म बनता था कि उनको हम कम से कम रिक्लेम करें। ऐसे 40,000 से ज़्यादा मंदिर तोड़े गए हैं जिनके बारे में जिक्र किया गया है, उस पर पुस्तक लिखी जा चुकी है। और हम कहीं दूर क्यों जा रहे हैं, हम दिल्ली के अंदर हम जाकर के देखें, हम कुतुब मीनार को आप जाकर के देखें, वहाँ तो पूरा लिखा हुआ है कि इतने जैन मंदिर थे, यहाँ हमने इसको तोड़ दिया। काशी के बारे में आपको मालूम है, लेकिन वो किससे बात कर रहे हैं, वो डायलॉग किससे कर रहे हैं, वो इस जनरेशन से बात कर रहे हैं कि जो आज आपको ये पढ़ाया जाता है कि भाई जैसे ही हम उसको रिक्लेम करने की बात कहे जाते हैं, कहते हैं आप पास्ट में क्यों जा रहे हैं, आप अतीत में क्यों जा रहे हैं।
अरे भाई, हम अतीत में इसलिए जा रहे हैं कि ये अतीत की ये हमारी विरासत थी जिसे आक्रांताओं ने तो खत्म कर लेकिन दिया। रिक्लेम और रिवेंज में अंतर है ना, उन्होंने तो रिवेंज शब्द इस्तेमाल किया। सर, रिवेंज से मतलब एक निकल गया होगा, मेरे समझ से उसका बेहतर वो विश्लेषण कर सकेंगे, लेकिन रिवेंज का मतलब सिर्फ इतना, ये नहीं कि हम तोड़ दें। और मैं बड़ा मुझे एक आप जब बात कर रहे थे तो रविन्द्रनाथ टैगोर की एक किताब की मुझे ध्यान में आ गया, नेशनलिज्म पर उन्होंने एक छोटी सी पुस्तिका लिखी है 120 पेज का, बड़ा अच्छा उन्होंने कहा हमने क्यों नहीं ये किया, क्योंकि हमारे पास कमी नहीं थी। हम ऐसे ही नहीं कहा जाता था भारत सोने की चिड़िया है, और ऐसे नहीं कहा, हम संपदा संपन्न देश थे। ठीक है। और यूरोप ने इसलिए किया क्योंकि वो दरिद्र था, ठीक है, इसलिए हम पर ये जहां से मध्य एशिया से और ये जो ये आक्रांता आए वो क्या थे, बालू की रेत पर थे। वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन डोवल साहब ने जो शब्द इस्तेमाल किए कि नौजवानों के मन में इतिहास के का प्रतिशोध लेने का भी भाव होना चाहिए। आपने उसको सुना प्रतिशोध की, उसको फिर उन्होंने थोड़ा सा चेंज करके कहा है। उन्होंने कहा कि प्रतिशोध शक्ति देता है। प्रतिशोध मतलब बिल्कुल बदले की भावना से, अब आप जो तोड़ दिया गया उसका बदला ले नहीं, वो कह रहे शक्ति देता है। शक्ति देने का मतलब वही है जो प्रोफेसर साहब कह रहे, रिक्लेम तो करें जो चीज़ें हमारी हैं, जिन पर हम चुप बैठे हुए हैं, जिन पर काम करना चाहिए। या सोमनाथ से हम, आप नहीं थे, 2 दिन पहले भी चर्चा की कि सोमनाथ के वक्त जब ये पुनर्निर्माण हुआ, यदि उसी दौरान वो सब और मंदिरों का भी पुनर्निर्माण हो जाता, क्योंकि वो ऐसा 47 में तो ये सब नहीं होता, वो नहीं हुआ। उसको प्रतिशोध मैं नहीं समझता, क्योंकि वो एनएसए और बहुत सभ्य तरीके से बात करते हैं पॉलिटिकल लीडर के, तो लेकिन शब्द उन्होंने प्रतिशोध इस्तेमाल किया, उन्होंने हेजिटेंटली इस्तेमाल किया। मैं ये भी कह रहा हूं हेजिटेंटली इस्तेमाल किया। जब आप हेजिटेंट होकर कुछ बात कह रहे हैं तो आप वो बात कहना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन उसको फिर उन्होंने एड ऑन किया है, जो मैं सुन रहा था कि प्रतिशोध हमें शक्ति देता है। शक्ति, अब यदि आप उसे बदले के तौर पे कहते हैं तो मैं शब्द के यदि अर्थ के तौर पे देखेंगे तो गलत नहीं कह रहा, लेकिन मैं नहीं समझता कि डोवाल साहब को, वो कह रहा आप इतिहास भूलो मत, ये मत भूलो कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, और जो तुमसे छीना गया है उसको वापस लेना है, ये भाव भी मत छोड़ो। ये रिक्लेम है। ठीक है त्रिपाठी जी, रिक्लेम ज्यादा है उसमें, रिवेंज की बजाय। ओके ठीक है। नहीं, देखिए, प्रतिशोध नहीं होता तो सोमनाथ पुनर्निर्माण नहीं होता, प्रतिशोध नहीं होता तो काशी विश्वनाथ धाम आज ऐसे नहीं होता, और मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में बिना किसी कानून के, संविधान को धता बताते हुए, जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको भी दरकिनार करते हुए जो श्रृंगार गौरी की पूजा रोक दी गई थी वो न रोकी गई होती। प्रतिशोध का ही है कि अब वो फिर से शुरू हो गया। और प्रतिशोध को आप जरा दूसरी तरह से देखिए, गुजरात में 1951 में पुनर्निर्माण हो गया सोमनाथ का। गुजरात देश के सबसे विकसित राज्यों में खड़ा है। दक्षिण भारत के हमारे राज्यों में लाख कोई कहे कि द्रविड़ियन पॉलिटिक्स चलती है, लेकिन वहां तो हिंदू मंदिर, हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति दिखती है। क्या कमाल के विकसित भारत है। और कहां बीमारू राज्य कौन सा रह गया, जहां उत्तर प्रदेश में राम जी को अपना घर नहीं मिला। देखिए, जब से राम जी का घर बना है, देखिए क्या बढ़िया समृद्धि मिल रही। प्रतिशोध था ना, प्रतिशोध ना होता तो बाबरी गिरी नहीं होती, प्रतिशोध ना होता तो राम मंदिर बना नहीं होता। प्रतिशोध तो मस्ट है, प्रतिशोध आवश्यक है। और प्रतिशोध का मतलब कतई ये नहीं है कि आप मुगलों से, मुसलमानों से लड़ने चले जाएंगे। हम लोग उसका जिक्र कर रहे थे, फिर से कर देता हूं कि अटल जी का वो भाषण याद करना चाहिए कि गजनी तो छोटा मोटा लुच्चा लुटेरा टाइप का आदमी था, उसके गांव में भी लोग उसको नहीं पूछते। हमारे यहां के लोगों ने जो उनको महान बनाया वो ठीक करना होगा। जब तक भारत की अर्थव्यवस्था मंदिर केंद्रित रही, हम सोने की चिड़िया रहे। हमारे आज भी मंदिर समृद्धि संपन्नता की निशानी है। अच्छा बताइए ना, जो समाज समृद्ध नहीं होगा उसके आस्था के केंद्र कैसे समृद्ध होंगे। इसका मतलब भारतीय भी समृद्ध था। जब उसको हटाकर ये फ्रॉड सेकुलर नैरेटिव लाया गया, तब से हमारे दुर्दिन शुरू हुए, तब से हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ 3 और 3.5 कहीं जाने लगी। एक लाइन जोड़ देना चाहता हूं कि पंडित नेहरू सोमनाथ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जो पटेल उसको लाना चाहते थे, उसके घोर विरोध इन्होंने किया था। और यह कह करके कि इससे इस देश का माइनॉरिटी मुस्लिम जो है असहज महसूस हो गया, ये मानसिकता ही हमको 70 साल में ला करके खड़ी। अब ये एक बयान याद हमने अभी जो सुना कि वो कह रहे हैं कि भाई सिविलाइजेशन में, मतलब हमारे इतिहास में जो हमारे साथ गलत हुआ, जो छीना गया, उसको रिक्लेम करना है। एक तो ये बात, समीर जी एक उनका बयान और है, वो सुना, आप दोनों पर टिप्पणी कीजिएगा एक साथ। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के शासनकाल के लिए एक बयान, एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि आज इस देश को नरेंद्र मोदी ने ऑटो मोड पे डाल दिया है। अब एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है। अब जो एक तंत्र है, वो तंत्र अब ऐसा विकसित हो गया है कि अब वो स्वतः भी काम करता रह सकता है। सुनिए। भारत तो विकसित होगा ही,
भारत जिस गति और जिस रफ्तार पर प्रधानमंत्री मोदी जी इसको ले आए हैं, यह एक ऑटो मोड में भी चलेगा और विकसित हो जाएगा। लेकिन प्रश्न यह है कि इस विकसित भारत का नेतृत्व कौन करेगा, वो कितने सक्षम होंगे। और नेता की सबसे बड़ी शक्ति जो होती है, सबसे बड़ा हुनर, सबसे बड़ी योग्यता वो होती है कि वो सही निर्णय लेता है, समय पर निर्णय लेता है और अपनी पूरी आस्था और उसके साथ उन निर्णयों पर कार्यान्वित करता है। डॉक्टर साहब ने बड़े आज जो स्टेटमेंट दिए सब में, मतलब मैं तो कहूँ सारी लोडेड स्टेटमेंट है। अब इसमें दो बातें हैं, आपने गौर से बात उनकी सुनी हो तो उन्होंने कहा, सर प्लीज, उन्होंने कहा, समीर जी उन्होंने कहा कि भारत तो विकसित होकर ही रहेगा। चलिए ठीक है, क्योंकि ऑटो मोड पर डाल दिया मोदी जी ने, तो ऑटो मोड क्या। और उसके बाद जो उन्होंने बात कही भाई, उस पर तो वो विश्लेषण वो बहुत लोडेड है कि उस विकसित भारत का 2047 में नेतृत्व कौन करेगा, वो कहां से आएगा आदमी, वो कौन होगा। क्या वो उन्हीं में से कोई होगा जो हमें आज दिखते हैं, जो आज बहुत जो ताकतवर भी हैं, लोकप्रिय भी हैं, क्या वो उन्हीं में से कोई और होगा। क्योंकि 47 कोई बहुत दूर नहीं है सर। नहीं, लेकिन उन्होंने जो लीडरशिप की क्वालिटी पर जो कहा है ना, वो लोडेड है। हाँ सर, निश्चित रूप से अजीत डोभाल जी ने दोनों तीनों बातें कही है। उसके अगर आप संदर्भ देखोगे, उसका गुण अर्थ आप ढूंढोगे तो उन्होंने बहुत बड़ी बातें बोली और बहुत संकेत उन्होंने अपनी बातों के अंदर दिए। जो ऑटो मोड का उन्होंने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री ने देश को ऑटो मोड पर डाल दिया है। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी ने जो किया है इस देश के लिए, और अब तो 11 साल 12 साल हो गए प्रधानमंत्री मोदी को, जिस तरीके से देश के अंदर डेवलपमेंट हुआ है, जिस तरीके से दुनिया में तीसरी इकोनॉमी भारत बनने की तरफ पहुंच गया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था 2014 में कि मैं वो सब काम करूंगा जिसको पूर्ववर्ती सरकारें करने से ये सोचकर डरती थी कि परिवर्तन करेंगे तो बवाल मचेगा, बवाल ना हो इसलिए चुप बैठे रहो। तो बोले भले ही बवाल मचे, मैं हर चीज बदलूंगा इस देश में जो इस देश के भविष्य के लिए जरूरी है। और 2047 का विकसित भारत का जो नारा प्रधानमंत्री ने दिया है, वो हर सेक्टर के अंदर भारत विकसित हो, उस दिशा में जो प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार काम किया और अपने तीसरे रिफॉर्म की प्रक्रिया बिल्कुल अब हर क्षेत्र में सिर्फ ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ एक क्षेत्र में किया हो, हर क्षेत्र में अंदर जिस तरीके से उन्होंने आमूलचूल परिवर्तन करने की कोशिश की, अपने कैबिनेट को, अपने ब्यूरोक्रेसी को, अपने लोगों को, पार्टी को, संगठन को, देश की जनता को जिस तरह से उन्होंने संबोधित किया और बताया कि भाई 2047 में विकसित भारत चाहिए, और दुनिया को बताया कि आज भारत कहां पहुंच गया है। तो मुझे लग रहा है कि अजीत डोभाल अब ये बात आप बता दीजिए, जो सवाल उन्होंने दूसरा छोड़ा कि वो कौन है नरेंद्र मोदी के अलावा जो कि फैसले लेने में सक्षम हो और विकसित भारत का नेतृत्व करे। देखिए, नरेंद्र मोदी तो दूसरा नहीं मिलेगा इस देश को, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो रास्ता बना दिया है, उस रास्ते को आगे ले जाने वाला इन्हीं लोगों में से कोई होगा। भारतीय जनता पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता होगा जो 2047 में भारत का नेतृत्व करेगा। मैं कोई आग लगाना नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ही शासन 2047 में होगा। इतने बड़े आदमी ने सवाल छोड़ा है त्रिपाठी जी। नहीं, मुझे लगता है कि अगर आप कैरेक्टर की बात करेंगे तो उस कैरेक्टर को डिफाइन कर रहे हैं, और कैरेक्टर व्यक्ति नहीं होता है, कैरेक्टर आगे बढ़ता है, उसी से व्यक्ति तैयार होता है। अभी के समय में अगर कहें तो भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप दिखती है उसमें निश्चित तौर पर अमित शाह हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं, ये ऐसे नेता दिखते हैं कि जिनको आप फ्यूचर लीडर के तौर पर देख सकते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। कई बार जब हम ऐसे नेतृत्व की बात करते हैं तो 2001 के पहले नरेंद्र मोदी होंगे, ये कौन कल्पना कर रहा था। 2017 के पहले योगी आदित्यनाथ होंगे, ये कौन कल्पना कर रहा था। लेकिन जब उनको अवसर मिला तो उन्होंने साबित करके दिखाया। लेकिन कैरेक्टर उन्होंने डिफाइन कर दिया। अपनी आस्था के मामले में उसे कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। एक लाइन की बात है, इसके इर्द गिर्द और कुछ नहीं। आपको तीन छोटी छोटी और खबरें बता रहा हूं जिनमें खबर भी और कंट्रोवर्सी भी है। जैसे पहले असदुद्दीन ओवैसी जी का एक आपको बता दूं खबर, ये बिहार में नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं तो वो पूरी तरीके से पॉलिटिकली इन्वॉल्व हैं, इस पर खूब प्रचार कर रहे हैं। और वहां सोलापुर में एक सभा वो कर रहे थे, तो वहां उन्होंने कहा कि एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री वो बिटिया होगी जो हिजाब पहनती होगी, हिजाब पहनने वाली बेटी देश की प्रधानमंत्री बनेगी। फिर आगे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के तो संविधान में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री सिर्फ मुसलमान ही हो सकता है, भारत में तो ऐसा कोई नियम नहीं है, भारत में कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो ये बात उन्होंने एक बार पहले भी कही है। वो ये नहीं कहते सिर्फ कि मुस्लिम बेटी बन सकती है, वो कहते हैं हिजाब पहनने वाली बेटी बन सकती है। फिर वो पाकिस्तान से तुलना भी कर रहे हैं, तो भारत को बता रहे हैं कि भाई ये तो व्यवस्था भारत ने हमको दी और उनको, मुझे उनकी बातों से ऐसा लगता है कि उनको उस पर गौरव भी है। सुन लेते हैं उनका बयान। पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है
कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहिब अंबेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह। सर इस पर सर रिएक्ट करेंगे। सर मैं एक एनेक्डोट दे देता हूं बस इस पर। तारिक फतेह साहब को सब जानते हैं, रहे नहीं, पाकिस्तानी मूल के थे, कनाडा में रहते थे, उनकी मृत्यु हो गई, कैंसर था उनको। बहुत खूब बोलते थे वो, इतिहास को इतिहास का करेक्ट वर्जन बताते थे, बहुत कुछ और वो कहते थे। और खास तौर पर इस्लामिस्ट की नजर में फेमस था कि अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला का इस्लाम, हाँ वो इस पर बोलते थे। तो एक बार वो हमारे यहाँ डिबेट एक ऑडियंस शो में आए हुए थे, मैं मॉडरेटर था, तो उनसे ही बहस हुई क्योंकि वो हिजाब के बुरखे के सख्त खिलाफ थे, सख्त खिलाफ थे। तो मैंने उनसे आर्गूमेंट किया कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कोई अपनी मर्जी से पहन रहा है, या कोई घर में अपने कोई पिता अपनी बच्ची को कहता है कि तुमको पहनना चाहिए, वो उसकी चॉइस है, बेटी बड़ी हो जाएगी, बेटी को नहीं समझ में आएगा, वो नहीं पहनेगी उसको अगर उसका मन नहीं करेगा। तो इसमें इंसिस्टेंस क्यों है इतनी? तो वो मुझसे नाराज हो गए। उन्होंने कहा आप कैसे आदमी हैं, आपको ये बात जरा भी खराब नहीं लगती कि कोई औरत ढकी चली आ रही है और बगल में पुरुष जो है वो अगर उसका मन करेगा तो बरमूडा पहन के भी चलेगा बाजार में, ये फर्क क्यों है? तो ये एनेक्डोट था, मेरी विचार इसके बाद कुछ डेवलप हुए हैं, वो बात किसी और दिन ओवैसी जी की बात पर आप क्योंकि वो इंसिस्ट करते हैं हिजाब पहनने वाली बेटी प्रधानमंत्री बने। अभी प्रधानमंत्री जी गए थे, ओमान गए थे, और ओमान के जो प्रिंस हैं उनको माना जाता है कि प्रोफेट मोहम्मद जी साहब के तो उसके माना जाता है कि वो उनके लीनिएज में ही आते हैं। और वहाँ के हमारे पास कई ऐसी तस्वीरें भी आई हैं, ओमान से भी कई तस्वीरें मेरे पास आए हैं, कुछ लोग मेरे मित्र हैं वहाँ पर जिन्होंने भेजा है, वहाँ के प्रिंस वगैरह, ये सारे के सारे तो इस्लाम के मानने वाले ही लोग हैं। क्या खुला वातावरण है। टर्की में आप चले जाते आज से 10 साल पहले, थोड़ा सा इधर एर्दोगान के राज में, लेकिन मैं 2012 या 2011 में टर्की में था, क्या स्थितियां थी बदली हुई। अफगानिस्तान के वीडियो पुराने जमाने के डालते हैं तो पता लगता है कि क्या है। अब आते हैं ओवैसी साहब की बात। मुझे लगता है कि ओवैसी जो कह रहे हैं वो अभी तो संभव नहीं दिख रहा है, लेकिन आने वाले में संभव नहीं होगा इससे मैं इनकार नहीं करता हूं। 9.6% आबादी आज 18-20% हो गई है, और वो आबादी यदि कल जाकर के 45% जिस दिन हो जाएगी, 35% हो जाएगी, इस देश का हिंदू तो ऐसे ही लेटा हुआ है वोट के लिए। तो आपको क्या लगता है कि वो लेट नहीं जाएगा? वो तो और लेटने के अलावा और कुछ सिर शासन करेगा। पता नहीं और कौन कौन शासन किया जाता है, हमको नहीं तो बहुत ज़्यादा योगा के आसनों के बारे में जानकारी नहीं है, आपके यहाँ बाबा रामदेव बताते हैं, लेकिन वो सब कुछ करेगा, हो जाएगा। जिस ढंग से उनकी जनसंख्या का रफ्तार बढ़ रहा है, मुझे ऐसा कहने में कोई संकोच नहीं है, और ये हिंदुओं को डरना चाहिए इस चीज से लेकर के। क्या ऐसी संभावना है कि भारत के संविधान में भी ये लिख दिया जाए कि यहां पर ऐसे लोगों को, मुसलमानों को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया जाएगा, बुर्का पहनने वाले को तो बिल्कुल ही नहीं बनने दिया, मुसलमानों को नहीं बनाए। ये हिंदुओं का देश है भाई, जिसमें मुसलमान भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, बाकी सारे बड़ी बात कर दी। मैं अगली खबर बढ़ने वाला था, बताइए, कह रहे हैं कि पाकिस्तान जैसा नियम यहाँ होना चाहिए कि यहाँ का कि हिंदू ही बनेगा प्रधानमंत्री। आप 80% हैं चूंकि। ये तो डेरोगेटरी है, क्योंकि संविधान जो है सबको इजाजत देता है कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। और ये सोचना, मेरा सोचना है, आपका सोचना ठीक है, तो मैं डेरोगेटरी कह सकता हूँ आपकी सोच को भी। आप चाहते हैं ऐसा हो? मैं चाहता हूँ, बिल्कुल चाहता हूँ, ये संविधान में लिखा हो कि भारत का बिल्कुल मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जनसंख्या, मुसलमानों की जनसंख्या एक पॉइंट के आगे नहीं जाए, मैं ये भी चाहता हूँ। आप बोलिए। इस देश की सुरक्षा के लिए मैं चाहता हूँ। आप बोलिए प्लीज। एक तो ये सारा भ्रम है जो आप फैलाते रहते हैं रोजाना। नहीं, ये आपके तर्क हो सकते हैं सर। तर्क वितर्क के लिए तो समय नहीं चाहिए, आगे बात इनकी भी आ जाए। एक तो ये कि संविधान क्या कह रहा है हमारा, संविधान में तो लिखा नहीं है कि क्या होना चाहिए, कौन मुसलमान होना चाहिए, हिंदू होना चाहिए। और ये सोचना कि हिंदू भी किसी को, मुसलमान को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे, ये भी गलत बात है। ये जरूरी थोड़ी है कि मुसलमान, जितने एमपीज बन रहे थे अभी तक जो बन रहे हैं, जो बने हैं, क्या वो केवल मुसलमानों के भरोसे बने?
जो एमएलए बने। ऐसी तो कोई भी, मतलब बहुत कम सीटें हैं जिन पर मुसलमान के प्रतिनिधित्व की वजह से मुसलमान बना हो। तो ये सोच में ही एक फ़र्क है। ओवैसी साहब के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि वो जब बार बार ये बात करते हैं, आपने ज़्यादा बात ठीक है, मुसलमान बेटी बने, मुसलमान बने, हिजाब वाला, तो उनको ईरान को देखना चाहिए। वो ईरान पूरा का पूरा हिजाब के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, वहाँ की लड़कियाँ, महिलाएं, तो उससे निकल कर, रिग्रेसिव तरीके से निकल कर उसको पहचान कर, मेरे ख्याल से वो एक पहचान के तौर पर पॉलिटिकल उस पर बात करते हुए मुसलमान बेटी की, लेकिन उनको मुसलमान बेटी का जिक्र करना चाहिए। और ये तो मुझे तो नहीं समझ में आती बात कि ये बात करना कि नहीं संविधान में लिख दें कि हिंदू ही प्रधानमंत्री बनेगा। मैं तो उम्मीद करता हूं कि ऐसा ना हो कभी देश में। समझे, कम से कम जो संविधान चल रहा है उस संविधान को सर ब्रेक का समय हो गया, मैं लेकिन दो खबरें छोटी छोटी बताता जाऊं बस आपको, बस ज़्यादा समय नहीं हम लेंगे। आजमगढ़ वाली स्टोरी दे दीजिएगा। आजमगढ़ में एक स्कूल में गुड्डू जमाली साहब हैं जो हैं वो एक स्कूल चलाते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि स्कूल CBSE एफिलिएटेड है और यहाँ क्या पाठ पढ़ाया जा रहा है वो असेंबली ऐसी करा लगा करके इसमें ये मजहबी तालीम जो है वो दी जा रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि हम कौन हैं, हमारी रोजी रोटी अल्लाह ताला से चलती है। और जहाँ पर ये सब कुछ हो रहा था, ये सपा के MLC हैं शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली। अब DM इसकी जांच के आदेश दे रहे हैं। तो ये भी हो रहा है आपके स्कूल में कि चांद तारे अल्लाह ने बनाए, ये CBSE के स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। दूसरा, अयोध्या नगरी ने एक बड़ा फैसला लिया है वहां पर प्रशासन ने कि अब राम मंदिर और पंचकोशी परिक्रमा मार्ग में उसकी पूरी परिधि में नॉनवेज की बिक्री पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। ये काम यहां ब्रिज क्षेत्र में भी हो चुका है, मथुरा वृंदावन में पहले हो चुका है, अब ये अयोध्या में भी होगा। तो इस पर भी, हरिद्वार में भी है, तो इस पर भी रिएक्ट करने वाले आपको मिल जाएंगे और इससे पहले जो खबर बताई उस पर भी रिएक्ट करने वाले मिल जाएंगे। और अब शुरुआत करते हैं भारत के एक बड़े जनरल ने एक बात कही है पाकिस्तान को लेकर हमारी आर्मी के वेस्टर्न कमांड के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार, उनका एक बड़ा स्टेटमेंट आया है और लेफ्टिनेंट जनरल कटियार ने कहा है कि वेस्टर्न फ्रंट पर जंग की संभावना बहुत ज्यादा है। वेस्टर्न फ्रंट मतलब पाकिस्तान, तो वहां पर जंग की संभावना बहुत ज्यादा है। भारत के प्रयासों के बावजूद पाकिस्तान ने लड़ाई का माहौल बनाया हुआ है क्योंकि पाकिस्तान की फौज भारत से दोस्ती नहीं चाहती। वर्ड उन्होंने पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान की फौज इस्तेमाल किए कि पाकिस्तान की फौज हमसे दोस्ती नहीं करना चाहती, वो सिर्फ आतंकियों के जरिए हमको नुकसान पहुंचाना चाहती है। लेकिन आज पाकिस्तान के अंदर हालात ऐसे बन चुके हैं कि पहले तो वो हमें आतंकी हमलों के जरिए ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, इस डॉक्ट्रिन पर पिछले 40 साल से वो काम कर रहे हैं कि कभी पंजाब में टेररिज्म, कभी कश्मीर में टेररिज्म, फिर भारत के अलग अलग हिस्सों के अंदर इस किस्म की जिहादी सोच वाले आतंकी संगठन बना के धमाके कराना। अब उन्होंने कहा लेकिन वहाँ सिर्फ इससे उनका काम नहीं चलता क्योंकि भारत ने उस पर बहुत हद तक काबू पा लिया। अब अपनी सेना को रेलेवेंट बनाए रखने के लिए पाकिस्तान में और सेना के अंदर जो हालात बने हुए हैं आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल बनने के बाद, ये उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आर्मी के हालात को देखते हुए जंग की संभावना बहुत ज्यादा है। हमारे संबंध मैत्रीपूर्ण नहीं हो पाए हैं हमारे अथक प्रयासों के बावजूद, क्योंकि पाकिस्तान का शीर्ष नेतृत्व जो कि हमेशा से उसकी सेना के हाथ में रहा है, वो चाहता है कि दोनों देशों के बीच लड़ाई का माहौल बना रहे। अगर शांति होगी या दोस्ती होगी तो पाकिस्तान की सेना की महत्वता कम हो जाएगी। उसका मकसद लड़ाई के हालात को बनाकर रखना है, पर लड़ाई करने की ना तो पाकिस्तान में हिम्मत है ना ही उसके पास इसकी ताकत है। वो सिर्फ आतंकवादी कार्रवाइयों के जरिए हमको नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसकी पॉलिसी है ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, यानी कि आतंकवादी हमलों से हमें नुकसान पहुंचाते रहना। पहलगाम में जो गत वर्ष हुआ वो उसी सोची समझी साजिश का एक हिस्सा था। हमको तैयार रहने की आवश्यकता है। पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप अपने देश की समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए या फिर खुद के स्वार्थ के लिए फिर से कोई दुस्साहस कर सकती है। इसलिए तैयारी जारी रखनी है और पहले से ज्यादा, क्योंकि इस बार लड़ाई शायद सीमित ना हो। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि तैयार रहना है क्योंकि इस बार लड़ाई शायद सीमित ना हो। पहले तो 4 ही दिन की लड़ाई हुई ऑपरेशन सिंदूर में, अब वो कह रहे हैं शायद ये इतनी छोटी लड़ाई ना हो, हमें इसकी तैयारी करके रखनी है। लेकिन पाकिस्तान इतनी लंबी जंग नहीं लड़ सकता। सर, इस जो वो कह रहे थे फौज का तो काम है तैयार रहना, तो वो तो ये बात कहेंगे, लेकिन जो बात फिर वो कह रहे हैं कि अगली जंग शायद छोटी ना हो और जंग के आसार बहुत हैं, इसमें आपको केवल तैयारी वाला पक्ष ज्यादा दिखाई दे रहा है या चेतावनी है या इसमें कोई रियलिटी भी है?
दोनों शामिल है सर इसमें, चेतावनी भी है और तैयारी के लिए भी कह रहे हैं कि रियलिटी तो अभी देखिए, मुझे नहीं लगता कि जो हमारी लीडरशिप है वो अभी किसी युद्ध के लिए जाना चाहती हो, और भारत पहल करेगा ये तो कतई नहीं है। तो इसका मतलब वो तैयारी के लिए बात कर रहे हैं कि मान लीजिए पाकिस्तान की फ़ौज कभी हमला करे, और मुझे लगता नहीं वो कितना भी माहौल बना ले, वहाँ पर वो मुनीर साहब हैं तो उनको अपना चलाने के लिए ये माहौल बनाए रखना ज़रूरी है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतनी हिम्मत वो इतनी जल्दी नहीं करेंगे कि कोई हमला या लड़ाई पाकिस्तान जो है भारत के साथ करे। लेकिन भारत का ये बात मैं मानता हूँ कि अब की बार लड़ाई वो सीमित नहीं होगी कि 4 दिन में होगा, अब आर पार की लड़ाई होगी यदि इस बार हुआ तो। और उसके लिए तैयारी की बात लेफ्टिनेंट जनरल कर रहे हैं, मनोज कटियार साहब पहले भी इस बात को कहते रहे हैं, और भारत के रक्षा मंत्री जी ने तो ये कह ही दिया कि भूगोल भी बदल दिया जाएगा। हमारे जो उपेंद्र द्विवेदी साहब हैं उन्होंने भी उसी तरह की बात की है। तो भारत इस बात के लिए तैयार है कि यदि लड़ाई होती है तो इस बार सीमित लड़ाई यानी सीज फायर पर जाके खत्म नहीं होगी, वो किसी नतीजे पर अंजाम तक जाएगी। ये पाकिस्तान को भी समझना चाहिए। अगली खबर पढ़ते हैं। ईरान में जो कुछ हो रहा है 28 दिसंबर से शुरू हुआ। पहले दिन खबर आई कि लोग कुछ सड़कों पर उतरे, कुछ बाजारों में उतरे, कुछ जगहों पर प्रोटेस्ट वगैरह हुए, नारे वगैरह लगे, और इसके पीछे उस वक्त ये खबर आई थी कि जो उनके शाह हैं, जो वहाँ के राजवंश के जो उत्तराधिकारी जो अब कहीं विदेश में बैठे हुए हैं, उनके आह्वान पर कुछ लोग बाहर निकले। उस दिन से लेकर आज का दिन, ये 13 दिन ईरान जल रहा है। तस्वीर आप देख रहे हैं, ईरान में युद्ध और गृह युद्ध दोनों के हालात गहराते जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खमेनेई को सीधी चेतावनी दी है। तो ईरान के अंदर खमेनेई की हुकूमत के खिलाफ बगावत की आग भड़कती ही जा रही है। ईरान के सारे 31 राज्यों में 110 से ज्यादा शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आप सोचिए, 110 शहर, 31 राज्य। और इसमें बड़ी खबर यह है कि तेहरान में इस वक्त हालात बिल्कुल बेकाबू हैं। तेहरान में बिल्कुल सिविल वॉर जैसे हालात बने हुए हैं। सड़कों पर, इमारतों में गोलीबारी हो रही है, आगजनी हो रही है। और आज एक मैं खबर देख रहा था, टाइम मैगजीन की, उन्होंने एक ईरान के डॉक्टर को कोट करते हुए कहा है कि सिर्फ तेहरान में 6 अस्पतालों में 217 लोगों की लाशें लाई गई एक दिन में। तो आप सोचिए पूरे देश में कितने लोग मारे जा रहे होंगे। खुलकर इस वक्त वहां की सत्ता के खिलाफ लोग जो हैं विद्रोह की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और जो वहां के IRGC जो है, जिसके जो सीधे आयतुल्लाह के कमांड में आती है, उसके जवान, वो पुलिस, वहां की पुलिस पब्लिक पर सीधी गोलियां चला रही है। कुछ तस्वीरें ऐसी आई AK-47 से गोलियां जो हैं वो चल रही थी। इस बीच क्या किया वहां की सरकार ने, खमेनेई सरकार ने पूरे देश में इंटरनेट बंद कर दिया। इंटरनेट बंद मतलब ये वहाँ के लोग अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुँचा नहीं सकते। दुनिया के लोगों का क्या, दुनिया में क्या सोच बन रही है ईरान को लेकर के, वो उनको पता नहीं। तो अब सब ट्रंप की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने अभी एक जो काम किया कि आप ईरान पर पहले भी हमला कर चुके हैं, अब एक देश के राष्ट्रपति को उठा के ले आया उसके महल के अंदर से। कह रहे तुम ईरान में भी करो। ईरान तो नारे लगाता है डेथ टू अमेरिका, और आप कहते हैं ईरान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, तो करो, ईरान में हिम्मत है तो करके दिखाओ। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी कई बार दी। अब इस बार उन्होंने फिर अयतुल्लाह अली खमेनेई को चेतावनी दिया और कहा है कि हम बहुत भीषण प्रहार करेंगे। तो ये हालात थे वहां के। और जो ट्रंप हैं वो अब ईरान को लेकर के क्या उनकी सोच बन रही है, ये हमको भी देखना होगा। लेकिन समीर जी, जो तस्वीरें आ रही हैं, ईरान एक बड़ी ताकत है, ऐसा नहीं मानना चाहिए हमको। और ना वो वैसे वेनेजुएला है कि ट्रंप वहां पर स्पेशल फोर्सेस भेजेंगे और आयतुल्लाह को या वहां के राष्ट्रपति को उठा के। मुझे लगता है कि थोड़ा ट्रंप को धैर्य रखना चाहिए कि वहां की जनता ने जिस तरीके से वहां पर आंदोलन करके रखा है, कुछ ही दिनों की और बात है, खमेनेई खुद ईरान छोड़कर भाग जाएंगे। और मशहद शहर वहाँ का जो दूसरा नंबर का सबसे बड़ा इस्लामी शहर है, वहाँ पर आंदोलनकारियों ने पूरा कब्जा कर लिया है। 40 लाख की पॉपुलेशन है और पूरा कब्जा आंदोलनकारियों का उस शहर के ऊपर हो गया है। 100 से ज़्यादा शहरों में, 31 प्रांतों में सभी जगह आंदोलन चल रहा है। और मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा ट्रंप को धैर्य रखना चाहिए। जो ट्रंप चाहते थे, जो इजराइल चाहता था कि भाई वो खमेनेई की सरकार जाए, वहाँ की ईरान की जनता चाहती थी कि शासन से हमें मुक्ति मिले। जनता अब सड़कों पर है और ये आंदोलन इतने स्तर पर चला गया है कि अब ईरान की सेना अपनी पूरी ताकत लगाकर भी इसे बचा नहीं सकती। खमेनेई को जाना तय है। अब वो आज जाते हैं, 24 घंटे बाद जाते हैं, 48 घंटे बाद जाते हैं। ये देखने वाली बात होगी
क्या जनता उनको कब्जा करके उनको मार देती है, या वो रूस में शरण लेके चुपचाप रूस भाग जाते हैं? बस ये देखने वाली बात होगी। अगर अभी अमेरिका हस्तक्षेप करेगा तो पूरा ठिकरा अमेरिका पर फूटेगा कि अमेरिका ने करवाया है, और अमेरिका के कारण देश में पूरा तख्ता पलट हुआ है। वहां की जनता तख्ता पलट करना चाहती है। वहां की जनता चाहती है कि उनके जो राजा इस समय अमेरिका में जिन्होंने शरण ली हुए पहलवी, उनके वो वापस देश में लौटे और वो सत्ता संभाले। तो अब खुमैनी का शासन खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। ट्रंप साहब को थोड़ी धैर्य रखना चाहिए, उसके बाद वहां की जनता तय करेगी कि वहां के जो राजा है वो उनको बुलाती है, वहां लोकतंत्र आता है, उसके बाद ईरान को बनाने में क्या मदद चाहिए। मदद के बगैर आप कुछ नहीं हो सकता, आप कह रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि जरूरत ही नहीं है ट्रंप साहब की। जनता ही तख्ता पलट कर देगी, बिल्कुल निश्चित रूप से। उसके बाद ईरान को बेहतर बनाने में, विकास के लिए जो मदद चाहिए वो अमेरिका एक अपडेट मैं आपको दे दूं। ट्रंप को अगर कुछ करना होता, जैसे अभी उन्होंने वेनेजुएला में मादुरो को उठवाया, तो एक हफ्ते के अंदर अभी वहाँ की जो अपोजिशन के लीडर हैं, नोबेल प्राइज विजेता इस बार की, उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको वो वहाँ की सत्ता देना चाहते हैं। यहाँ पर रजा पहलवी के उनके रजा पहलवी का एक इफेक्ट है, एक वर्ग है जो उनको चाहता है कि भाई यही आदमी लौटा है, इसी का शासन लौटा है। तो उन्होंने तो खुली अपील की है ट्रंप से कि साहब वहाँ जनता तैयार है, सड़कों पर खून बहा रही है, आप आइए और आप मदद कीजिए ईरान पर। तो चाहते हैं कि ट्रंप हमला करें, लेकिन रजा पहलवी ने मिलने की भी एक ओपन कॉल दी थी कि मैं ट्रंप से मिलना भी चाहता हूं। ट्रंप ने अभी कहा है कि मैं रजा पहलवी से नहीं मिलूंगा, जो ईरान की मतलब इस विद्रोह के नायक हैं एक किस्म के, वो विदेश में हैं कहीं। ट्रंप उनसे नहीं मिलना चाह रहे हैं, लेकिन हाँ वो बस वो धमका रहे हैं आयतुल्लाह की रिजीम को कि हम बहुत जोर से प्रहार करेंगे, जैसा हमने पहली बार किया था। सुना दिए ट्रंप की बात। So Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So we don't want that to happen. There have been cases like this where President Obama totally backed down, but this is something pretty incredible that's happening in Iran. It's an amazing thing to watch. They've done a bad job. They've treated their people very badly, and now they're being paid back. So let's see what happens. We're watching it. We're watching it very closely. इस बहन का तो सीधा मतलब है अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा इट इज़ अ वेरी अमेजिंग थिंग टू वॉच। लोग मारे जा रहे हैं और वो कह रहे हैं इट इज़ अ वेरी अमेजिंग थिंग टू वॉच, और एंड वी आर वॉचिंग इट वेरी क्लोजली। अभी इसका मतलब समझें जरा, खमनी साहब का भी ऐसा तो नहीं कि वो वहाँ बैठ के बातों में तो हिसाब बराबर करेंगे ही ना। वो क्या कह रहे हैं? شما هر کی میخوای باش مزدور بیگانه که شدی، برای بیگانه که کار کردی ملت تو رو مردود میدانه، نظام اسلامی هم تو رو مردود میدانه. این مربوط به اینا. اون بابایی که با نخوت و غرور نشسته اونجا راجع به همه، وقتی که در اوج غرور بودند سرنگون شدند، این هم سرنگون خواهد شد. तो खमनी साहब को ये लग रहा है कि ये जो विद्रोही हैं ये कोई बहुत बड़ी तादाद में नहीं है। हालांकि वहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब शायद 11-12 करोड़ के आसपास ही आबादी है। उनको लगता है हम कंट्रोल कर लेंगे। और ये भी मैं खबर दिख रहा था कि वहाँ की सरकार में भी और वहाँ की जो सेना कह लीजिए उसके अंदर भी अभी तक इन्होंने इतनी गोलीबारी नहीं की थी, लोग मारे नहीं थे। लेकिन अब ये खुलकर इन्होंने कहा कि अब कुचलना पड़ेगा इस विद्रोह को। उनको लगता है कि हम कुचलने में कामयाब हो जाएंगे। और वो उन्होंने अपने लोगों से ये भी कहा, जो क्योंकि उनके समर्थन में भी वहाँ पर देखा आपने लोग कैसे नारे लगा रहे थे, तो बहुत बड़ा वर्ग है जो उनके भी समर्थन में है। उनको लगता है कि ये जो बाकी ये विद्रोही हैं, खमनी साहब ने कहा, ये तो सब ट्रंप को खुश करने के लिए कर रहे हैं, और ट्रंप खुश हो नहीं रहे, वो बस टीवी पे देख रहे हैं। देखिए, ट्रंप जितना कह रहे हैं कि यदि एक भी गोली चली, यदि आपने उस पर दमन करने की कोशिश की तो हम हस्तक्षेप करेंगे। अब तक का अभी आपने आंकड़ा बताया, मुझे लगता है इससे कहीं ज़्यादा मौतें हुई हैं। जिस प्रकार से गोलियां चली हैं उसमें बहुत ज़्यादा मौतें हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका दखल देने से अभी बच रहा है। भाषा के स्तर पर, वाणी के स्तर पर सब चीज़ ठीक है,
लेकिन डायरेक्ट इंटरवीन अभी अमेरिका नहीं कर रहा है और मुझे लगता नहीं है कि करने की कोशिश करेगा। क्यों इसलिए नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर ये वेनेजुएला वाली स्थिति नहीं हुआ है कि 2000 माइल्स दूर है और जो है वो रसिया और चाइना, रसिया तो खैर यूक्रेन में इन्वॉल्व है, लेकिन चाइना मदद के लिए जरूर आएगा। डायरेक्ट मदद के लिए नहीं आए लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर मदद के लिए जरूर आएगा। रशिया, चाइना और ईरान की एक वॉर एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है। मैंने क्या कहा कि ये पहले से ही थे, इनकी बीच की अंडरस्टैंडिंग बहुत पहले से है और ये इंडिया को भी रोप इन करना चाहते थे। तो चाहते थे कि एक नई धुरी विश्व व्यवस्था के अंदर बने जिसमें भारत, चीन, रसिया और ईरान हो। ये चौकड़ी यदि एक साथ काम करती है तो फिर ट्रंप और वेस्टर्न पावर को काउंटर करना बहुत आसान हो जाएगा। आप नहीं मानते कि ट्रंप इंटरवीन करेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि डायरेक्ट इंटरवीन करेंगे। यदि स्थितियां बना रहे हैं, नेतन्याहू ने तो खूब मनाया कि ये मिसाइलें बना रहा है, कुछ कर रहा है, आप हमला कीजिए। अब तो मतलब चाहे अगर ट्रंप, तो उनके पास दो बहाने हैं। एक तो ये जो उनको जन विद्रोह दिखाई दे रहा है और दूसरा वो बहाना तो हमेशा के लिए ही है कि वो न्यूक्लियर हथियार बना रहा है। और चीन तो चाहेगा कि अमेरिका जो है उलझ जाए यहाँ पर, इसलिए चाहेगा कि ट्रंप ने धमकी दे रखी है कि मैं जब तक प्रेसिडेंट हूं तब तक वो आंख नहीं दिखा सकता है ताइवान। खबर बताता हूं सर आपको। एक्चुअली ट्रंप ने ये वेनेजुएला में मादुरो को उठाकर के दुनिया में एक ऐसा उदाहरण पेश कर दिया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस तो पहले थी ही थी, अब तो जिसकी जो मर्जी आए वो करे, कर सकते हो तो कर लो। अब पाकिस्तान में लेकिन क्या हो रहा है वो आप देखिए, इससे जुड़ी हुई खबर है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को शायद ट्रंप ने नहीं सुना या ट्रंप को शायद ये हो कि भाई मैं जब सीधे वहां पर अपने चपरासी से बात कर रहा हूँ, आसिम मुनीर से, तो मैं उसके नीचे के लेवल किसी से क्यों मैं उसकी सुनूं। लेकिन देश का रक्षा मंत्री तो है, वो टीवी पे बैठ के कह रहा है कि ट्रंप ने जो वेनेजुएला में किया उसने एक पैंडोरास बॉक्स खोल दिया है। फिर उन्होंने कहा कि ये अगर ईरान में करने की ऐसी कोशिश की तो फिर ये पाकिस्तान के लिए तो अच्छा नहीं होगा, ये हमारे लिए चिंता की बात होगी। तो इसके बाद सवाल होता है कि फिर साहब वो किया, दुश्मन कौन है? दुश्मन तो है नेतन्याहू, इजराइल सबसे बड़ा दुश्मन है। तो वो उन्होंने कहा, वो एंकर और दोनों के रक्षा मंत्री के बीच की बातचीत है, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई तुर्की एक दिन जाए और नेतन्याहू को उठा के ले आए इसी तरीके से जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ट्रंप उठा करके ले आए। बिल्कुल होना चाहिए, वो तो जो है वो तो वॉर क्रिमिनल है, लेकिन क्या करें, ये बात ट्रंप को सुननी चाहिए। आगे के शब्द क्या करें, वो बेवकूफ बनाए जा रहा है, वो बेवकूफ बने जा रहे हैं। मतलब नेतन्याहू ट्रंप को बेवकूफ बना रहे हैं और पाकिस्तान का रक्षा मंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति को बेवकूफ कह रहा है। वो कह रहे हैं कि ट्रंप जो है वो अगर इंसानियत के दोस्त हैं तो नेतन्याहू को उठा के लाएं और नेतन्याहू पर फिर वो मुकदमा चलाएं, और नहीं तो फिर तुर्की का खलीफा आएगा वो उठा के लिए, वो दूसरा आदमी ख्वाहिश है कि तुर्की का वो जो आ जाए एर्दोगान साहब, वो नेतन्याहू को उठा के ले आए। वो देश 75 साल से चारों तरफ दुश्मनों से घिर के जंगें लड़ रहा है, घर में घुस के मार 6-8 जंगें लड़ चुका है। एक देश की हिम्मत नहीं हुई कि वो उसके खिलाफ कुछ कर बैठे। नहीं और आप किया ना, सोच रहे हो? नहीं, सभी लोगों ने मिलकर अटैक किया और सभी को पीटा। वही मैं कह रहा हूं, उसके बाद सभी को दांत लेकिन ये ख्वाहिशें पाकिस्तान की हैं। देखिए, एक तो मैं खबर बता दूं कि अभी 4 दिन पहले तेहरान में मोसाद के एक एजेंट को फांसी दी गई, उसको सजा सुनाई गई। मैं एक खबर आपको बता रहा हूं। और कहा जाता है ना कि मोसाद का एजेंट कहां हो सकता है, तो ख्वाजा साहब को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सबके बारे में आप बोलिए, ट्रंप के बारे में भी बोलेंगे तो चलेगा, लेकिन नेतन्याहू के बारे में अगर आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। वैसे भी मुल्क आपका बड़ा, जिसको कहते हैं ना कि विचित्र सा चल रहा है। दुनिया इस वक्त कॉन्ट्रडिक्शंस की है। जिस ईरान को लेकर, ईरान में जो खोमैनी से लेकर खामेनी तक, यानी अभी की जो सत्ता है, रिलीजियस लीडरशिप, उसके खिलाफ विद्रोह हो चुका है। और मेरा मानना है कि ट्रंप को इजराइल को क्यों नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें ईसाई या यहूदी कोण नहीं आना चाहिए। ये पूरी तरह से ईरान के लोगों के जो उनके मानवाधिकार हैं, मनुष्य होने का जो उनका अधिकार है, जो महिलाओं के अधिकार है, उसकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं। तो एकदम नहीं जाना चाहिए, वो अपनी लड़ाई लड़ लेंगे। सपोर्ट की बात जहां तक है, बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए और वो सपोर्ट मिल भी रहा है। रजा शाह पहलवी ने बहुत पहले कह दिया था कि अब मोनार्की हमें नहीं चाहिए, हमें डेमोक्रेसी चाहिए, और मैं कोई सत्ता संभालने के लिए नहीं आ रहा हूं। तो एक अच्छी बात है कि उनकी भी क्लैरिटी है कि वो क्या कर सकते हैं। कल को अगर वो लौटे भी तेहरान तो उनकी भूमिका क्या हो सकती है, एक सेरेमोनियल पोस्ट हो सकती है, लेकिन वहां से कोई लीडरशिप निकलेगी। अब इस सब के बीच में जरा आप सोचिए, वो पाकिस्तान जिसको पीस कीपिंग फोर्स भेजना था गाजा, बिल्कुल वो पाकिस्तान
जो रोज आसिम मुनीर से लेकर शहबाज तक जाते हैं ट्रंप के यहां, वो ट्रंप को बेवकूफ कह रहे हैं। अब ट्रंप साहब तक पता नहीं ये बात पहुंचेगी नहीं, उन्होंने बढ़िया हिंदी उर्दू मिलाकर बोली है, तो मुझको लगता है कोई तो ट्रांसलेटर होगा, अनुवादक उनको पहुंचाएगा, और नहीं पहुंचाएगा तो इसको कोई न कोई तो बता ही दे रहा होगा उनको कि पाकिस्तान की ये हैसियत हो गई। तो जरा ये देखना चाहिए कि मतलब इतनी आपने बढ़ा दिया, आपका गुंडा कैसे बोल रहा है। अमेरिका में एक लाइन में बोल दूं कोई सुन रहा होगा तो जरूर ट्रंप तक पहुंचाएगा। नहीं, एक लाइन में कह रहा हूं कि पाकिस्तान में तो न्यूज चैनल पर एंटरटेनमेंट चल रहा है, आप भी इसको जीसी बना रहे हैं उसको डिस्कस करके। सर वो एंटरटेनिंग आदमी है तो मैं क्या नहीं सर, बैठा उस कुर्सी पे। ये आपने कह दिया, जब ट्रंप साहब रोज एंटरटेन करते हैं सुबह बाथरूम के दरवाजे, माफ कीजिएगा एयरफोर्स 1 के दरवाजे पे खड़े होकर। और ये अब बात ज़्यादा करते हैं भारत और अमेरिका की ट्रेड डील की, जो नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से हम पर 50% का टैरिफ लगा पड़ा है, हमारे एक्सपोर्टर्स की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। अब इस काम को जो है 8 महीने से ज़्यादा इस चीज़ को हो चुका, शुरू हुए हुए, और हमको बताया जा रहा था कि अब डील हो जाएगी, अब हो जाएगी, नहीं अब 2026 में तो हो ही जाएगी। ऐसे ही हो गया जैसे भाजपा का अध्यक्ष बनना, अब तो वो भी बन गया तो फिर डील कब होगी, सवाल ये है। तो अब ये सवाल, इसका जवाब अभी, क्योंकि कल एक आपने स्टेटमेंट सुना होगा, उनके कॉमर्स मिनिस्टर हैं, तो बातें इससे पहले जो है सब बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते थे, हमारे यहाँ भी कि वो लोग भी वहाँ के भी, हो जाएगा, थोड़ा वक्त लगता है, आयरनिंग आउट, समझौता जो होगा दोनों पक्षों को स्वीकार्य होगा, हो जाएगा। लेकिन अब इन्होंने तो जो बोला कल, इनका नाम है हावर्ड लुटनिक, इन्होंने कह दिया कि भाई वो गाड़ी तो निकल गई, वो गाड़ी तो छूट चुकी, भारत अमेरिका ट्रेड डील, तो क्या मतलब नहीं होगी ट्रेड डील, इसका मतलब क्या उनका कहने का ये है। फिर उसके पीछे जो उन्होंने वजह बताई, वजह बड़ी विचित्र थी। इन्होंने कई देशों के नाम लेकर के कहा कि देखिए साहब, हमारी ट्रेड डील जो है वो किस किस के साथ हो चुकी, इंडोनेशिया के साथ हो चुकी, मलेशिया के साथ हो चुकी, वियतनाम के साथ हो चुकी है, और एक देशों का नाम ब्रिटेन के साथ हो चुकी है। इन्होंने उस तारीखों के साथ बताया, बोले हमारी इंडिया के साथ ट्रेड डील तो इन सब देशों से पहले हो जानी चाहिए थी, हुई क्यों नहीं, क्योंकि मैं सब कुछ देख रहा था। इन्होंने कहा, खुद को इंचार्ज बना लिया इन्होंने कि मैं ही सब कुछ देख रहा था, और मैंने कहा कि भाई सब कुछ डन, बस अब मोदी जी ट्रंप साहब को फ़ोन कर लें। लेकिन मोदी जी फ़ोन नहीं करना चाहते थे, उन्होंने फ़ोन नहीं किया, तो अब इसलिए वो गाड़ी निकल पड़ी। फिर ये कहते हैं कि अच्छा ये गाड़ी निकल पड़ी, इन्होंने शब्द इस्तेमाल किए, उन्होंने कहा कि फिर जब इन्होंने मोदी जी ने फ़ोन नहीं किया, उसके कुछ वक्त के बाद भारत ने हमसे कहा कि अब हम ट्रेड डील फाइनल हो चुकी है, अब आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तब इन्होंने शब्द इस्तेमाल किए, उस वक्त मैंने कहा कि दैट ट्रेन लेफ्ट 3 वीक्स अगो। मैंने आपको 3 हफ्ते का समय दिया था, इस पर सिर्फ मोदी जी को फ़ोन करना था, ट्रंप को नहीं किया आपने, वो गाड़ी छूट गई। अब मोदी जी ने फ़ोन नहीं किया, तो फिर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने, रणधीर जायसवाल जी ने उनको जवाब दिया और कहा कि 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 8 बार बात हुई है उस पूरे पीरियड में जिसका ये जिक्र कर रहे हैं। 8 बार प्रधानमंत्री मोदी की और उनकी राष्ट्रपति ट्रंप की बात हुई है, और हर बातचीत में ट्रेड पर बात हुई है। तो ये कहना कि मोदी जी ने उन 2-3 हफ्तों में फ़ोन नहीं किया तो वो डील जो है वो नहीं हो पाई, भारत सरकार इसको गलत बता रही है। सुन लें। हमने इन टिप्पणियों को देखा है। भारत और अमेरिका पिछले साल 13 फरवरी से ही एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध थे। तब से दोनों पक्षों ने एक संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापारिक समझौते पर पहुंचने के लिए कई दौर की बातचीत की है। कई मौके पर हम समझौते के बहुत करीब पहुंचे हैं। रिपोर्ट की गई टिप्पणियों में इन चर्चाओं का जो विवरण दिया गया है वह ठीक नहीं है। हम 2 पूरक अर्थव्यवस्थाओं के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौता में रुचि रखते हैं और इसे संपन्न करने की आशा करते हैं। संयोग से अब त्रिपाठी जी बताइए, लुटनिक साहब तो कह रहे हैं गाड़ी छूट गई, भारत कह रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं कि हमने बात नहीं किया, प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं हुई। देखिए, लुटनिक साहब जो कह रहे हैं वो बात भी दुरुस्त है, और जो भारत सरकार के प्रवक्ता कह रहे हैं वो बात भी दुरुस्त है। भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच अलग अलग समय पर बातचीत हुई। लुटनिक जो कह रहे हैं वो ये ट्रेड डील को क्लोज करने के लिए पीएम मोदी को फोन करना था। क्यों पीएम मोदी फोन करेंगे भाई? जिससे कि ट्रंप फिर कोई ऊटपटांग बात, कुछ ऐसा बड़बोलापन, कुछ हवाई बातचीत वो करना शुरू करें।
बड़ी सीधी सी बात है, भारत ने अपने जो भी रिजर्वेशंस थे या जो उसके पास प्रपोजल था, ऑफर था, जो कुछ था, वो सब उनके सामने रख दिया था। वो डील डन हो गई थी। लेकिन चूंकि अमेरिकी राष्ट्रपति को अपने अंदाज में डील करनी थी, उनको अपने देश के लोगों को कुछ मैसेजिंग देनी थी, उस मैसेजिंग के चक्कर में ये नहीं हुआ। यानी जो यूएस की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, उस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की तरह वजह से अमेरिका और भारत की ट्रेड डील नहीं हुई। जहां तक रही गाड़ी छूट जाने की बात, तो भैया अमेरिका कहां छूटता चला जा रहा है अब ये देखिए। जब आप कह रहे हैं कि आपने इन देशों से ट्रेड डील कर ली, तो भारत ने भी बहुत लोगों से ट्रेड डील की है। यूरोपीय यूनियन के देश से लेकर, ब्रिटेन से लेकर बहुत से देशों से हमने भी ट्रेड डील की है। और इस सब के बावजूद कि हमारी ट्रेड डील नहीं हुई, हम 50% टैरिफ के थ्रेट पे हैं, उसके बावजूद हम 7.4% की इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ हैं। यह भी अमेरिका को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। लेकिन ट्रंप ने जो बातें अभी कह दी हैं, वो जो जिस स्तर पर वो जा चुके हैं, उसके बाद तो अब ऐसा लग रहा है कि हम पहले कहते थे मनमाजी आदमी है, ऐसा आदमी टेम्परामेंटल आदमी है, जो मन में आया वैसे करता है। इन्होंने इंटरव्यू दिया है न्यूयॉर्क टाइम्स को, उसके बाद तो कहना चाहिए कि ये आदमी खतरा है, खतरा है। अब वो क्या कहा है, नोबेल नहीं मिला तो अब ट्रंप साहब जो हैं वो जो मादुरो के साथ किया, जो अलग अलग देशों के साथ कर चुके हैं, उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं किसी कानून को नहीं मानता, मैं किसी संधि को नहीं मानता, मैं वही करूंगा जो मुझे करना है। कोई दुनिया का कानून, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल एजेंसी, वो मैं जो करना चाहूं उसको नहीं रोक सकती। ये वो साफ साफ कह रहे हैं। उनके इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में कहा है, उन्होंने कहा है कि दुनिया में मेरी आक्रामकता, मेरे अग्रेशन को एक ही आदमी रोक सकता है, वो मैं हूं, मैं ही कानून हूं। हिटलर बन गए, ये मतलब वो साफ साफ कह रहे हैं। और इस पर उन्होंने बहुत सारी बातें की कि उन्होंने ये कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नीतियां कब लागू होंगी कब नहीं, ये नियम नहीं, ये मेरा मूड तय करेगा। तो वो ट्रंप खुद को खुदा समझने लगे हैं, ऐसा उनके इस नए इंटरव्यू को देख करके लगता है। सर, लगातार उनका मूड को देखकर ऐसा लग रहा है, और खासतौर से वेनेजुएला पर जिस तरह से काम हुआ, मादुरो को लेकर जिस तरह से उन्होंने पिक किया और अरेस्ट किया, वो सब ये बता रहा है। और वो समझते हैं कि अमेरिका सबसे ताकतवर देश है और वो उसकी सबसे ताकतवर राष्ट्रपति हैं, तो वो मर्जी आए जो कर रहे हैं। लेकिन वो भूल कर रहे हैं कि अब वो जो उनका दबदबा है अमेरिका समेत ट्रंप का, वो लगातार कम हो रहा है। आप सोचिए ना, उनको ये भी सोचना चाहिए कि क्यों लोग उनकी बात नहीं मान रहे, क्यों जेलेंस्की उनकी बात नहीं मानते, क्यों पुतिन उनकी बात नहीं मान रहे, क्यों भारत ने उनकी बात नहीं मानी, क्यों चाइना उनकी बात मानने को तैयार नहीं है, क्यों गाजा के लोग भी उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। तो इसका मतलब उनका दबदबा कम हो रहा है। अब इसके बाद या तो ये फ्रस्ट्रेशन हो सकता है उनका कि भाई कोई सुन नहीं रहा, तो वो अपने हिसाब से चलेंगे। और ये बात ठीक कह रहे हैं कि वो अब आजकल कोई चीज़ नहीं मानते, और जिस तरह से यूएन की और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से उससे अमेरिका को विड्रॉ किया है, वो एक बड़ी बात है। और वो खतरनाक मोड़ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि कोई कानून तो चलेगा ना। ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो बनी हैं, उनकी भूमिकाओं को यदि आप इग्नोर कर देंगे तो जंगल राज हो जाएगा, और वो जंगल राज करना चाहते हैं। नहीं सर, आप बोलिए। मैं यही बात कर रहा हूं कि जंगल राज वो करना चाहते हैं, और लेकिन उनका फ्रस्ट्रेशन ये है कि अब उनकी कोई बात नहीं सुन रहा, कोई भी नहीं सुन रहा उनकी बात। अब तो आप बताइए ना कि कौन सुन रहा है, यूरोपियन यूनियन भी नहीं सुन रहा। सोचिए ना, अमेरिका को डेनमार्क कह दे कि पहले गोली मारेंगे फिर सवाल पूछेंगे, तो उससे इसमें तो चुल्लू नहीं, वो कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने डेनमार्क को, ग्रीनलैंड को लेकर के कहा है कि हमें मतलब नथिंग शॉर्ट ऑफ ओनरशिप will be acceptable to us। हमें तो चाहिए ही चाहिए ग्रीनलैंड। वेनेजुएला को लेकर कहा है, वेनेजुएला को लेकर के कहा है कि हम जब तक चाहेंगे राज करेंगे अब वेनेजुएला पर, ये कहा है उन्होंने। अब मुझे लगता है कि ट्रंप तानाशाह बन गए हैं और सन के तानाशाह बन गए कि जो मेरे सनक में आएगा मैं वो करूंगा, वो मेरे देश के हित में है, दुनिया के हित में है या नहीं है। मुझे लग रहा है कि अब समय आ गया है कि अमेरिका को सोचना चाहिए, अमेरिका की जनता को सोचना चाहिए कि क्या अमेरिका का इतिहास ऐसा रहा है, क्या अमेरिका के राष्ट्रपति ऐसे रहे, क्या अमेरिका का दुनिया में ये योगदान रहा है। अब ट्रंप जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर एक दहशत उत्पन्न कर रहे हैं, इतना डर उत्पन्न कर रहे हैं, दुनिया पर टैरिफ लगा रहे हैं और अपनी मनमर्जी के हिसाब से दुनिया को चलाना चाहते हैं। अमेरिका की जनता पे तय करे, अभी मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं नवंबर में, वो तय करे कि क्या ट्रंप जैसे लोग उन्हें चाहिए, और उन्हें लगता है तो ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतरे। सर, एक खबर इस बीच आ रही है, मैं जरा वो बता दूं। भारत से एक दुर्घटना की खबर है। उड़ीसा के राउरकेला में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इंडिया वन एयर का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इंडिया वन एयर का ये जो विमान है, ये 9 सीटर विमान है, और हादसे के समय प्लेन में 7 लोग सवार थे और घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। ये आप जहाज देख रहे होंगे, राउरकेला उड़ीसा की ये तस्वीर है। अभी तक जो हमारे पास जानकारी है वो यही है कि 7 यात्री इस विमान में थे। कुल 9 सीटर, 9 लोग इसमें बैठ सकते थे, 7 लोग थे इसके अंदर,
और अभी तक की जानकारी के मुताबिक तो सभी लोग जो हैं कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। घायल तो वो ज़रूरी हुए होंगे, लेकिन उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया है। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे होंगे और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बिल्कुल नोज़ जो है वो ज़मीन में धंसा हुआ है, पिछला हिस्सा बिल्कुल उठा हुआ है। तो बहुत एक क्रैश तो है, एक बिल्कुल एक नोज डाइव क्रैश जैसा कुछ वैसा दिख तो रहा है। सिंगल इंजन होते नहीं है बाकी इसकी और अभी डिटेल जो है भी आना बाकी है। कम से कम आग नहीं लगी। आग नहीं लगी, आग नहीं लगी, इससे कारण वो सुरक्षित हो गए। नहीं तो यदि जो फ्यूल टैंक था यदि उसमें विस्फोट होता है या उसमें आग लग गई होती तो पूरी कैजुअलिटी हो गई होती। क्या कारण है तो पता अभी कारण जाहिर कोई तो फेलियर हुआ ही है। ये तस्वीर राउरकेला की फिर एक बार बता दूं, 7 लोग थे इस जहाज में, लेकिन अभी तक की जानकारी के मुताबिक कोई कैजुअल्टी होने की खबर हमारे पास नहीं है। मतलब इसमें किसी की जान गई हो ऐसी जानकारी अब तक नहीं आई है। घायल बताए गए हैं, 7 लोग घायल हैं, वो उन सबको हॉस्पिटल ले जाया गया है। अभी तक की जानकारी जो है इतनी ही मिल पा रही है। एयर इंडिया 1 जो है उसका ये जहाज था और छोटे जहाज ऑपरेट करती होगी एयरलाइन, और उसका एक 9 सीटर प्लेन था जो राउरकेला में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। ये जानकारी इस वक्त प्राइवेट एयरलाइंस का वो चार्टर्ड प्लेन है, एयर इंडिया का नहीं है मेरे ख्याल से, इंडिया 1 जो है। हाँ जी बिल्कुल, इंडिया 1 एयर, इंडिया 1 एयर होगा। एयर इंडिया 1 की इंडिया 1 एयर ऐसा कुछ होगा, कोई छोटी एयरलाइन जो प्राइवेट चलाती है। जी बिल्कुल, इंडिया 1 एयर ही है। इंडिया 1 एयर है ये, और वहाँ भीड़ लग जाती है तो ये तो स्वाभाविक है। फिर वो आप देखिए कितने लोग वहाँ आ गए, पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची, पुलिस लोगों को जो है वो हटा भी रही है। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। जी, पायलट बहुत सीरियस है, पायलट गंभीर हालत है, पायलट बहुत नोज फ्लाइट वो है डाउन तो वैसी। जी, इस पर कोई और अपडेट आएगा तो खबर लेकर के लौटेंगे। अभी जल्दी से आपको कुछ और अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो हम बता देते हैं। ट्रंप की बात हो रही थी, वो मनमानी करने पर आमादा हैं। उन्होंने अब ताइवान को लेकर के भी एक बात कह दी। वेनेजुएला में उन्होंने भी कल एक टैंकर जब्त कर लिया। ताइवान वाले सोच रहे होंगे ये हमारी मदद को आएगा कि नहीं आएगा, ईरान की मदद को तो ये जान ही रहे। और उन्होंने कहा कि शी जिनपिंग से मेरी बात हुई है और शी जिनपिंग को मैंने कह दिया भाई अगर तुमने ताइवान पर हमला किया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, ये मुझे खराब लगेगा बहुत। फिर उन्होंने आगे ये कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैं राष्ट्रपति हूं तो शी जिनपिंग हमला नहीं करेंगे। लेकिन इन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया है ताइवान को कि अगर उसने हमला कर दिया तो तुम क्या करोगे। तो वो अभी, क्योंकि उन्होंने अभी जो ईरान को लेकर के कहा अमेजिंग विजुअल्स, तो वो अभी ताइवान को लेकर भी जो है ट्रंप साहब कुछ करेंगे, इसकी कोई गारंटी जो है वो नहीं है। अब आपको मैं दिखाता हूं पुतिन साहब की बात। पुतिन जब सेना की वर्दी पहन के आते हैं तो लगता है कि अब ये युद्ध जो है अभी किसी और भीषण मुकाम पर जाकर के पहुंचेगा। हर बार ऐसा ही होता है। तो कल फिर पुतिन जो है वो एक बार वर्दी पहन करके आ गए और रूस यूक्रेन युद्ध की सीज फायर को लेकर के जो माहौल बना था वो तो अब ऐसा लग रहा है कि वो 2026 की शुरुआत में अपने चरम पर पहुंचा हुआ है। दोनों देशों के बीच हमले बेहद तेज हो गए। रूस ने कीव पर एक बहुत बड़ा हमला किया है और इसमें कतर के दूतावास को भी नुकसान पहुंचा है और दूतावास में काफी तबाही मची है। ये बात ज़ेलेंस्की राष्ट्रपति जो उन्होंने बताई। एक साथ 242 ड्रोन, 13 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 22 क्रूज मिसाइल्स, जिसमें वो वाली ऑर्शेनिक मिसाइल भी है जो न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है, 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है। उसको रोकना पुतिन ने कहा था कि नामुमकिन है। और ये सब तब हो रहा है जब कतर ही मीडिएट भी करा रहा है दोनों के बीच, देशों के बीच। कतर दुनिया का एक माना हुआ मीडिएटर है, वो भी लगा हुआ है ट्रंप के साथ साथ। लेकिन उस बीच में ऐसे ही हमले हो रहे हैं और ऐसे में आते हैं पुतिन सामने। और पुतिन ने एक बहुत बड़ी बात कही जो उन्होंने 4 साल की लड़ाई में नहीं कही थी। उन्होंने ये धमकी तो हमेशा दी कि तुम संधि से नहीं मानोगे तो हम युद्ध से तो हासिल कर ही लेंगे जो हमें करना है। रूस इस जंग को वो कहता है स्पेशल मिलिट्री एक्सरसाइज। अब उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया प्योर मिलिट्री फोर्स, कि अभी तो मैंने पूरी सेना लगाई नहीं, अभी तो मैंने पूरी ताकत झोंकी नहीं है, ये स्पेशल ऑपरेशन था। हाँ, स्पेशल ऑपरेशन था। अब ये फुल मिलिट्री ऑपरेशन बन जाएगा अगर ज़ेलेंस्की शर्तों पर नहीं माने तो। воинских формирований из whether we are interested in Ukraine withdrawal. सर अब ये नहीं है फुल मिलिट्री एक्शन तो फिर क्या होगा? नहीं, इसमें एक चीज सौरभ जी जोड़ दूं। पुतिन ने पहली बार ये कहा है कि अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड को, यूरोपीय यूनियन को अपना एयर डिफेंस सिस्टम में कहता हूं पहले वो लगा लें,
तब हम अपनी ये वाली मिसाइल मारेंगे। और मैं चैलेंज करता हूं, ये आज तक कभी नहीं हुआ था किसी एक मिसाइल, उन्होंने कहा मैं चैलेंज करता हूं कि उसके बावजूद मैं इनको मारूंगा। आर्सेनिक का सर क्या होगा, संधि का क्या हुआ, वो सीज़फायर का? ये हम लोग पिछले 2 महीना से होप कर रहे थे कि अब संधि हो जाएगी, अब संधि हो जाएगी, कुछ ही दिन की बात है। लेकिन जिस दिशा में जिस युद्ध बढ़ रहा है, मुझे नहीं लगता है कि अब संधि की कोई गुंजाइश बची हुई है, या तो फिर जिसे कहते हैं ना, बुझने से पहले जो है आग की लपटें जो होती है वो तेज हो जाती है। तो संधि से पहले क्या दोनों देश एक दूसरे पर वॉर करके, जैसे हो कि दोनों को ही लगे कि नहीं हमको बहुत डैमेज हो रहा है, हमको जिसे कहते हैं निगोशिएशन टेबल पर आ ही जाना चाहिए, क्या उस दिशा में एक कदम है, या फिर दोनों देशों ने तय कर लिया है कि नहीं अब आर पार की लड़ाई लड़ ही लेनी चाहिए? नाटो भी चाहता होगा कि नहीं, यदि पुतिन की सारी शर्तों को जिस प्रकार से एक्सेप्ट कर लिया है ट्रंप ने, वो यदि शर्तें स्वीकार कर लेती है की ले जाती है, तो अभी नहीं लेकिन आने वाले दिनों में यूरोप ने तो कह दिया नेटो कुछ नहीं है मेरे बगैर, तो नहीं तो ये तो अभी भी कह ही चुके हैं। एक खबर जल्दी से आपको मैं बता देता हूं, क्रिकेट से जुड़ी हुई है, लेकिन बांग्लादेश के साथ हमारे जो इस वक्त संबंध चल रहे हैं उसमें अब वो क्रिकेट को इस बार बांग्लादेश लेकर के आया, और बांग्लादेश ने ये कहा है कि T20 वर्ल्ड कप जो भारत में फरवरी में होना है उसमें हमें अपनी टीम को भेजने में खतरा महसूस हो रहा है, भारत में हमारी टीम सुरक्षित महसूस करेगी, इसलिए हमारे मैचेस, क्योंकि हमारा को होस्ट जो है हम भारत के साथ वो श्रीलंका है, वो श्रीलंका को वो दे दिए जाए हमारे मैचेस। आईसीसी के पास ये 2 बार इस बात को लेकर के गए, आईसीसी ने कहा कि ये बहुत शॉर्ट नोटिस है, हम नहीं कर सकते, ये आपको पहले बताना चाहिए था। अब जाकर के अब आज ही वो तारीख है 10 जनवरी, जब ये आखिरी फैसला लेना था बांग्लादेश को कि आप टीम भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। नहीं भेजेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई, आप टूर्नामेंट में नहीं खेल पाएंगे, नहीं खेलना है तो आपको भारत में आकर ही खेलना पड़ेगा। तो ये इस वक्त है, और इनके ये जो इनकी शक्ल दिख रही है, तमीम इनके एक्स कैप्टन है, इन्होंने ये कह दिया कि भाई खेल को और आपके जो जन भावना, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ बन गई किसी देश के खिलाफ, दोनों को अलग अलग रखिए, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और ये नुकसान कई सालों तक चलेगा अगर आपने वर्ल्ड कप से विड्रॉ कर लिया तो इनको भारत का एजेंट घोषित कर दिया गया, इनके घर के बाहर मतलब इनको खूब ट्रोल किया जा रहा है बांग्लादेश में इस वक्त। जिस स्तर पर भारत और बांग्लादेश के संबंध पहुंच गए हैं, मुझे लग रहा है बांग्लादेश के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो भारत में खेले, क्योंकि अब वहाँ चुनाव भी 12 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं वहाँ पर अभी, और जिस तरीके से भारत एंटी इंडिया सेंटिमेंट वहाँ जिस तरीके से हो रहा है, रोज हिंदुओं की वहाँ हत्या की जा रही है, कल भी एक हिंदू को वहाँ पर मारा गया है, हिंदू लोग वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी सुरक्षा को लेकर, भारत उन्हें चेतावनी दे रहा है कि भाई हिंदुओं को वहाँ कुछ होना नहीं चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश और भारत के संबंध इस स्तर पर पहुंच गए, इस बात की संभावना बहुत कम है कि आज बांग्लादेश इस बात को कहेगा कि नहीं अब हम भारत में जो 4 मैच होने वाले हैं हम भारत में खेलने को तैयार है। हालांकि उन्होंने कहा था कि श्रीलंका में कीजिए, और आईसीसी ने कहा कि इतने शॉर्ट पीरियड में हम शिफ्ट नहीं कर सकते, आपको भारत में खेलना पड़ेगा, और भारत में आपको पूरी सुरक्षा दी जाएगी, कोई भारत में इस तरह की गतिविधि नहीं होगी कि आपके खिलाड़ियों को तकलीफ हो। इसके बाद भी अगर वो तैयार नहीं हो रहे, 2 बार अपील कर चुके हैं, आईसीसी मना कर चुका है, तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से कंडीशन है वही शायद इस बात के लिए सहमत होंगे, इस बात की संभावना बहुत कम होगी। डेडलाइन भी लगभग निकली गई ना एक खबर करने के लिए, लेकिन आईसीसी ने कहा है कि इंडिया के जो शहरों में जहां पर होने मैच वो आपकी पसंद के सर। एक खबर आपको दे रहा हूं, मेरे पास शायद इसके लिए चर्चा का समय तो नहीं रहेगा, लेकिन खबर आपको बता देता हूं बस, और दुनिया में सोचिए क्या हालात हैं इसके बाद। आप संयुक्त अरब अमीरात ने घोषणा की है कि वो ब्रिटेन में पढ़ाई करने वाले अपने नागरिकों के लिए दी जाने वाली फंडिंग की कटौती करेगा। यूएई जो वीजा जो भी स्कॉलरशिप वगैरह देता होगा इंग्लैंड में पढ़ने के लिए बच्चों को, उसमें कटौती करेगा। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश कैंपसेस में मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े इस्लामवादी समूहों द्वारा अमीरीती यूएई के छात्रों के कट्टरपंथी बनने का खतरा है। एक इस्लामिक देश यूके में अपने बच्चों को पढ़ाने में डर रहा है कि ये वहां जाते हैं पढ़ने के लिए और वहां की यूनिवर्सिटियों में कट्टर बन के वापस आते हैं। एक लाइन सिर्फ इस पे, मुसलमान देश डर रहा है कि पश्चिम में मुस्लिम बच्चा कट्टरपंथी हो जाएगा। हमारे देश के विश्वविद्यालयों में ऐसे नारे लगते हैं तो कुछ लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं, शर्म आनी चाहिए। आज समय इतना ही था, कहानी कुर्सी की मारी इतना ही। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपका, विजय जी बहुत धन्यवाद आपका, प्रदेश साहब, सभी जी बहुत धन्यवाद आपका।